हेलो माय डियर फ्यूचर चार्टर्स, माय नेम इज सीए अक्षय मंत्री। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर, दैट इज इको ज्ञान बाय एके। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सीए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स का मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 3। राइट, आईसीएआई ने टोटल 10 एमटीबी दिए हैं आपके लिए और मैंने ऑलरेडी 2 एमटीबी के वीडियो डाल रखे हैं। आप जाके वो भी चेकआउट कर सकते हो। मैं यहाँ पे आपको लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा। और अभी हम बात कर रहे हैं एमटीबी नंबर 3 के बारे में। ओके सर, एमटीबी 3 की खास बात यह है कि इसके अंदर अगेन आईसीएआई ने मैक्रो इकोनॉमिक्स पे बहुत ज्यादा फोकस किया है ना। यहाँ पे टोटल 58 क्वेश्चंस इन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स पे पूछे हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 6 टू 10 के अंदर। ठीक है, और जो सिर्फ 42 क्वेश्चंस है वो आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स को बिलोंग कर रहे हैं फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 टू 5 के लिए। ओके, तो अगेन बहुत अच्छा खासा वेटेज यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स पे रखा गया है। और पिछले भी एमटीबी में हमने देखा, एमटीबी नंबर 2 के अंदर वहां भी मैक्रो इकोनॉमिक्स पे आईसीएआई ने बहुत ज्यादा वेटेज दिया है। तो इंपॉर्टेंटली मैं हमेशा से ये बात बोल रहा हूँ कि भाई अपने को मैक्रो इकोनॉमिक्स छोड़ के जाना नहीं है। इसलिए मैं भी आप लोगों के लिए जो है वो अगेन मैक्रो इकोनॉमिक्स के रिवीजन वीडियोस भी डाल रहा हूँ। चैप्टर नंबर 8 के वीडियोस मैंने डाले हैं, चैप्टर नंबर 9 के वीडियोस में डाल रहा हूँ। तो आपको वो भी जो है वो अच्छे से करके जाना है, सो दैट आपका बिल्कुल भी नुकसान ना हो। आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से पूरी होनी चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे एमटीबी के अंदर, और मोटा मोटी अप्रोक्सीमेटली 1 घंटा 10-20 मिनट में, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 70 टू 80 मिनट्स में अपना ये जो पूरा एमटीबी है ये सॉल्व हो जाएगा। तो आप ये वीडियो कभी भी देख सकते हो, जब भी आपको मन लगता है, सुबह खाते टाइम या रात में खाना खाते टाइम पे, घूमते टाइम पे, वॉकिंग करते टाइम पे, है ना, कभी भी आप ये बिल्कुल वीडियो देख सकते हो। जस्ट प्ले 1.5x के ऊपर और आपका काम हो जाएगा, जिससे आपका टाइम भी बच जाएगा और सारे आंसर्स भी आपको पता चल जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस इस एमटीबी के अंदर जो है वो रिपीटेड दिए गए हैं, जो एमटीबी नंबर 1 और 2 में ऑलरेडी कवर्ड थे। और एक क्वेश्चन तो ऐसा है जिसका आंसर भी यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल भी गलत दिया है ना। तो सभी क्वेश्चंस अपन अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं विद पेज नंबर का रेफरेंस, विद चैप्टर नंबर, यूनिट नंबर का रेफरेंस के साथ अपन बात करते हैं। और आई होप आप लोग मेरे पहले भी वीडियोस देख चुके हैं, तो आपको पता है मैं तो आपको हर एक क्वेश्चन जो है वो समझा रहा हूँ, है ना। और स्टिल आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, ये बहुत गलत बात है ना। वीडियो को लाइक भी करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो यार। इतना फायदा तुम लोगों का मैं करवा रहा हूँ, इतना तो मेरा जो है वो होना ही चाहिए, सब्सक्राइब एंड लाइक। देखो, इससे कोई इनकम नहीं मिलती, बट आपके जो सब्सक्राइब है, लाइक है, या फिर आपकी जो कमेंट है ना, इससे एक मोटिवेशन मिलता है कि और ऐसे वीडियोस बनाने चाहिए। और अगर आपको लगता है कि मैंने सारे ही एमटीबीज के वीडियोस अपलोड करने हैं, तो कमेंट जरूर कीजिएगा, वी वांट ऑल एमटीबीज। क्या बोलेंगे आप कमेंट में? वी वांट ऑल एमटीबीज आंसर्स, ये कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं हमारे एमटीबी के क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर, है ना। क्या बोला है देखो, रेंट कंट्रोल जब इंपोज किया जाएगा करंट मार्केट प्राइस के ऊपर, तो इससे क्या होता है ना। रेंट कंट्रोल लगाना, या कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा रहे हो, जिससे आपकी प्राइस क्या होने वाली है, या तो कम हो जाएगी या तो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी। मतलब आप प्राइसेस को बढ़ा सकते हो क्या? नहीं। तो हमने लॉ ऑफ सप्लाई के अंदर ये समझा है कि जब कभी भी प्रोडक्ट की प्राइसेस कम होने लगती है ना, तो लोगों का उस चीज का सप्लाई भी क्या होने लगता है, कम होने लगता है। और जब प्रोडक्ट की प्राइसेस बढ़ने लगती है, लोगों का उस चीज का सप्लाई भी क्या होता है, बढ़ जाता है। मतलब रेंट कंट्रोल की वजह से जब आपका रेंट कम होने लगेगा, तो लोग ज्यादा घर या फिर रेंटल इनकम जो है, मतलब रेंट पे लोग ज्यादा चीजें देना पसंद करेंगे क्या? नहीं करेंगे। ये चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 3 के अंदर अपने को समझने को मिलता है कि अगर रेंट कंट्रोल इंपोज कर दिया जाए, तो रेंटल हाउसिंग यानी कि घरों का जो सप्लाई है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पे इसका शॉर्टेज अपने को दिखाई मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर प्रॉफिट जो है वो सोशली डिजायरेबल है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपको चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 2 में समझ में आता है, दैट इज पेज नंबर 1.20 के ऊपर आपको इसका पॉइंट दिया है कि अगर समझो प्रॉफिट जो है वो आपका सोशली डिजायरेबल है, तो आपका आंसर क्या आने वाला है। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है ना। अगर प्रॉफिट का जो है वो लोग एम रखते हैं, तो क्या होता है, यहाँ पे आप क्या करते हो, इसकी अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। यस, देखो क्या बोला है, एम ऑफ एंटरप्रेन्योर क्या है सर, आपको प्रॉफिट कमाने का है। सो उसको क्या करना पड़ेगा, दूसरे कॉम्पिटिटर्स के साथ में कॉम्पीट करना पड़ेगा, है ना, जिससे कि लोग उसका प्रोडक्ट परचेस करें और उसका क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। तो कंज्यूमर को ये देखना है कि लोग क्या करें, ज्यादा गाड़ियां खरीदे, है ना। अगर गाड़ियों की डिमांड बढ़ रहा है, तो उसने क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां जो है वो बेचनी चाहिए, क्योंकि उसका प्राइस क्या है, बढ़ रहा है, तो इसके प्रॉफिट भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो अपने को क्या करना है, अपने को ऐसे प्रोडक्ट पे अपने रिसोर्सेस लगाने हैं जिसका लोगों के अंदर क्या है, डिमांड है। तो क्या बोला है, अट्रैक्ट रिसोर्सेस टू द मोस्ट डिजायरेबल टाइप ऑफ प्रोडक्शन। मतलब सर जो लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं ना, जिसकी प्राइसेस ज्यादा है, ऐसे प्रोडक्ट पे आपने क्या करना चाहिए, आपका जो प्रोडक्शन है, आपके जो रिसोर्सेज है, वो वहां पे अपने लगाने चाहिए। सिंपली बोला जाए तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर लोग जो है प्राइस के हिसाब से आपका प्रोडक्शन डिसाइड करते हैं। जिस भी प्रोडक्ट की प्राइस ज्यादा, लोग उसका प्रोडक्शन ज्यादा करने लगेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, द टेंडेंसी फॉर मैनेजर्स टू ऑपरेट विद इन अ फर्म, है ना, दैट मैक्सिमाइजेस देयर पर्सनल यूटिलिटी रादर देन द फर्म्स प्रॉफिट। मतलब लोग अपना फायदा देख रहे हैं,
प्रॉब्लम अपना जो एजेंट है, अपना एजेंट क्या कर रहा है, एजेंट खुद का फायदा देख रहा है, उसके प्रिंसिपल का फायदा दिख रहा है क्या? नहीं, फर्म गई भाड़ में, मेरा फायदा होना चाहिए, अगर लोग ऐसा सोच रहे हैं तो इसको अपन क्या बोलते हैं, दैट इज नथिंग बट योर प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम, इसको बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट, व्हाट सोशल फंक्शन इज सर्व्ड बाय द प्रॉफिट्स इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, है ना, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर कौन सा सोशल फंक्शन आप यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हो? तो यहाँ पे अपन कर क्या रहे हैं, ये अपने को बताया पेज नंबर 1.21 के ऊपर अगर आप आते हैं तो यहाँ पे को समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या बोला है, इन केस ऑफ मेरिट्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, रिसोर्सेज जो है वो यूज किए जाएंगे ऐसे एक्टिविटीज में जो क्या है, बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव है ना। इससे क्या होगा, इससे सर ऑप्टिमम अलोकेशन होगा आपके प्रोडक्टिव रिसोर्सेज का इकोनॉमी के अंदर, है ना, यानी कि जो सच में जरूरी है वो काम आप करोगे। यहाँ पे क्या हो रहा है सर, यहाँ पे एक क्या हो रहा है सर, इट इंसेंटिव फॉर द रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो सही जगह है वहां पे आप आपका पैसा क्या कर रहे हो, लगा रहे हो, है ना। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर आप प्रॉफिट्स कमाओगे और उसको सही जगह पे लगाने वाले हो। चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 2 का सवाल है ना। नेक्स्ट पॉइंट, अगर अपन देख रहे हैं कि इंक्रीज इन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एक्स होने की वजह से उसका जो रिडक्शन है डिमांड में, किसका सर, प्रोडक्ट वाई का जो डिमांड है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इससे अपन क्या बोल सकते हैं, देखो अगर एक प्रोडक्ट है जिसकी प्राइसेस बढ़ रही है और दूसरा प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है, इसका मतलब वो कौन से प्रोडक्ट्स है, वो है आपके कॉम्प्लीमेंट गुड्स। कौन से गुड्स है वो, कॉम्प्लीमेंट गुड्स है। और यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्स इन कंजम्पशन बोलने वाले हैं। पेज नंबर 2.5 चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 1 के ऊपर आपको ये जो पॉइंट है ये एक्सप्लेन किया गया है। देखो क्या बोला है, an increase in the price of complementary goods reduces the demand for the goods in consumption। एक क्वेश्चन है ना, मतलब अगर समझो एक प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाता है तो दूसरे प्रोडक्ट का डिमांड कम हो गया, इसका मतलब क्या है, वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, ऐसा अपन बोल सकते हैं, है ना। यस, चलो नेक्स्ट चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 1 से पूछा गया है, अगर अपन ऐसा अज्यूम करते हैं कि एवरेज इनकम जो भी कंज्यूमर का है वो क्या होता है, बढ़ते जा रहा है ना, और उस वजह से जो फास्ट फूड का डिमांड है वो क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। इसका मतलब फूड, फास्ट फूड क्या है ना। अभी देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर लोगों की इनकम बढ़ जाए तो फास्ट फूड का डिमांड क्या हो गया, कम हो गया। अभी ये जनरल रूल नहीं है, जनरल रूल क्या होता है, इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ना चाहिए, इनकम कम होने से डिमांड कम होना चाहिए। अभी ये इनवर्स रिलेशनशिप कौन से केस में देखा गया है, ये होता है आपके इंफीरियर गुड्स के केस में, है ना, मतलब जो लो क्वालिटी गुड्स होते हैं वहां पे क्या होता है, लोगों की इनकम बढ़ने से उनकी डिमांड कम हो जाती है। तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि फास्ट फूड क्या है सर, ये आपका एक इंफीरियर गुड्स माना गया है। ओके, चलो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 1 का सवाल है, क्या बोला है, अगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो क्या है, मोर इलास्टिक है, इसका मतलब क्या है। देखो एक एक ऑप्शन पढ़ते और समझते इलास्टिक है या इनइलास्टिक है। ओके, अगर गुड्स जो है वो ब्रॉडली डिफाइंड है, ब्रॉडली डिफाइंड मतलब आपने जो है वो बोला है कि भाई आपका प्रोडक्ट कौन सा है ना, द डिमांड फॉर फूड एज अपोज टू द डिमांड फॉर कैरेट्स, मतलब भाई आपने ब्रॉडली डिफाइन कर रखा है, एग्जैक्ट कौन सा प्रोडक्ट है ये डिफाइन कर रखा है, तो इससे क्या आपका प्रोडक्ट मोर इलास्टिक हो जाएगा, क्या नहीं हो जाएगा, है ना। अगर आप जनरल रूल बोलते थे तो अपन बोल सकते थे इलास्टिक है या इनइलास्टिक है, लेकिन जब आपने ब्रॉडली डिफाइन कर रखा है इसको, है ना, तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट अगेन क्या होता है भाई, इन इलास्टिक है, ऐसा अपन इसको बोल सकते हैं। एग्जैक्टली आपने अगर प्रोडक्ट बता दिया, कैरेट्स जैसे प्रोडक्ट है, तो ये क्या है, इन इलास्टिक है, ऐसा अपन बोल सकते हैं, है ना। द गुड हैज रिलेटिवली फ्यू सब्स्टिट्यूट्स, जब इसके सब्स्टिट्यूट्स कम हो गए तो उसकी डिमांड इलास्टिक होगी, क्या नहीं होगी, है ना। लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अगर लगता है, लॉन्ग पीरियड टाइम है, इसका मतलब वो अगेन इलास्टिक है, क्या नहीं। देखो फुल्ली लॉन्ग पीरियड टाइम इज रिक्वायर्ड टू फुल्ली एडजस्ट द प्राइस चेंज इन द गुड, है ना, बहुत ज्यादा टाइम लगता है अगर उसके प्रोडक्ट की प्राइसेस में जो चेंज आया उसको एडजस्ट होने के लिए, तो अगेन वहां पे प्रोडक्ट का जो डिमांड है वो इलास्टिक हो गया, क्या नहीं हो गया, वो अगेन वहां पे क्या है, इन इलास्टिक है, ऐसा अपन बोल सकते हैं। तो यहाँ पे तीनों भी गलत है, तो इसके लिए यहाँ पे क्या देगा, नन ऑफ द अबव इज ट्रू, ये अपन बोल सकते हैं, क्योंकि ये तीनों में भी क्या है, इन इलास्टिक डिमांड अपना होता है। यस, पेज नंबर 2.23 के अगर आप ऊपर जाते हो तो आपको वहां पे इलास्टिक या इनइलास्टिक के बारे में समझ में आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अगर क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी बिटवीन गुड्स ए एंड बी अगर अपन डिटरमाइन करते हैं तो एग्जैक्टली कितना है, 0 है, मतलब एक के प्राइस बढ़ने से या कम होने से दूसरे की डिमांड पे कुछ असर पड़ रहा है, क्या नहीं पड़ रहा है, तो वो कौन से गुड्स है ये अपने को समझने को मिलता है चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 1 के अंदर। पेज नंबर 2.44 पे अगर आप आते हो तो वहां पे आपको ये चीज दिखाई देगी। पेज नंबर 2.44 पे अपन जो है चलते हैं, देखो यहाँ पे बोला है, अगर समझो दो गुड्स टोटली अनरिलेटेड होते हैं तो उनका जो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी होता है वो बिल्कुल भी क्या होता है, 0 होता है। मतलब ये जो प्रोडक्ट ए और गुड्स बी है ये क्या है, ये अनरिलेटेड है। इसका मतलब सर गुड्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, है ना, उनका एक दूसरे से कुछ लेना देना है क्या, नहीं है, ऐसा अपन बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अगर समझो सप्लाई किसी प्रोडक्ट का बढ़ जाए और उसकी डिमांड क्या हो जाए, कम हो जाए, तो इससे आपके इक्विलिब्रियम प्राइस पे क्या असर पड़ेगा, ये आपको डिटरमाइन करना है। फिर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे क्या असर पड़ेगा ये आपको बताने का है। सर कहाँ पढ़ा है हमने, चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 3 पेज नंबर 4.23 के ऊपर अगर आप आते हो तो यहाँ पे आपको ये चीज देखने को मिलेगी कि आपके
एक चीज बढ़ने से एक चीज कम होने से क्या असर पड़ता है? देखो क्या बोला है, व्हेन डिमांड डिक्रीजेस एंड सप्लाई इंक्रीजेस, मतलब डिमांड क्या हो गया कम और सप्लाई क्या हो गया ज्यादा। अभी देखो डिमांड कम होने से प्राइसेस क्या होनी चाहिए कम, और सप्लाई ज्यादा होने से भी क्या होनी चाहिए प्राइसेस कम ही होनी चाहिए, है ना। मतलब प्राइसेस कम होगी इतना फाइनल है क्या, यस। लेकिन आपका जो इक्विलिब्रियम डिमांड है उस पर क्या असर पड़ेगा, है ना, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे क्या असर पड़ेगा, वो अपन बता सकते क्या, नहीं बता सकते। इसके लिए यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, देखो द इक्विलिब्रियम प्राइस विल फॉल बट नथिंग सर्टन कैन बी सेड अबाउट द चेंज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। क्वांटिटी का क्या चेंज होगा वो अपन बता सकते क्या, नहीं। प्राइस में क्या होगा वो अपन बता सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी, दैट इक्विलिब्रियम प्राइस विल डेफिनेटली डिक्रीज, ये आपका यहाँ पे बिल्कुल भी क्या है सही जवाब बन जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, अगर मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर बिल क्या है, बिलो एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर है, इसका मतलब क्या है, ये आपको समझाना है ना। सर ये कहाँ देखने को मिलता है, चैप्टर नंबर 3 यूनिट नंबर 1 पेज नंबर 3.25 के अगर आप ऊपर आ जाते हो तो आपको यहाँ पे डायग्राम देखने को मिलेगा, है ना। अभी क्वेश्चन में बोला क्या है कि मार्जिनल प्रोडक्ट जो है अभी वो लेबर का क्या है कम है, बिलो है किसके, एवरेज प्रोडक्ट के। देखो अभी मार्जिनल प्रोडक्ट बिलो, मतलब ये क्या आपका मार्जिनल प्रोडक्ट, यस। एवरेज प्रोडक्ट के नीचे है क्या, यस, है ना। मतलब जब कभी भी आपका एमपी क्या होता है, एपी के नीचे होता है, इसका मतलब एपी क्या है, एपी फॉलिंग है या राइजिंग है, फॉलिंग है, ऐसा अपन बोल सकते हैं क्या, यस। ये यहाँ पे इसका फॉलिंग पोर्शन अपने को दिखाई दे रहा है, तो अपन क्या बोलेंगे सर, एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज डिक्रीजिंग। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही बनता है ना। 10 सवाल अभी तक अपन ने किए हैं, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। जो भी आपको लग रहा है बिल्कुल कमेंट करो, है ना। अगर आपको समझ में आ रहा है तो यस बोलो, नहीं आ रहा तो नहीं बोलो, है ना। कुछ भी अगर आपके डाउट्स है तो बिल्कुल आप डाउट्स भी पूछो, क्वेश्चन नंबर वाइज आप मुझे डाउट पूछ सकते हो, ठीक है, कमेंट्स में। ओके, और वीडियो अगर पसंद आ रहा है यार बिल्कुल वीडियो को लाइक करो, है ना, और अपने दोस्तों के साथ में बिल्कुल शेयर भी करो, जिससे उनका भी फायदा होना चाहिए, ठीक है। और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत करना भूलना नहीं है, ठीक है। ओके, ऐसे ही वीडियोस के लिए क्या करेंगे आप, बिल्कुल भी सब्सक्राइब करेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलो, यस। इनपुट्स जो है वो कैन नॉट बी इजीली वेरिड ड्यूरिंग द टाइम पीरियड, मतलब सर जब इनपुट्स आप वेरी नहीं कर सकते, वेरी मतलब चेंज नहीं कर सकते इन द गिवन टाइम पीरियड, तो उसको अपन क्या बोलते हैं सर, उसको अपन बोलते हैं फिक्स्ड इनपुट्स। ऐसे इनपुट्स जिनको बदला नहीं जा सकता उसको अपन क्या बोलते हैं, फिक्स्ड इनपुट्स बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, देखो अगर अपन क्या करेंगे, बाय यूजिंग कंप्यूटर्स टू डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स फर्म्स आर एबल टू, जब आप कंप्यूटर का यूज कर रहे हो किसी भी प्रोडक्ट को डिजाइन या मैन्युफैक्चर करने के लिए, इससे क्या होगा, इससे क्या आपका प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाएगा, यस बिल्कुल कम हो जाएगा। इससे क्या आपका लॉट साइज कम हो सकता है, यस बिल्कुल कम हो सकता है। क्या इससे आपका जो टाइम रिक्वायर्ड है नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने का, क्या ये भी कम हो सकता है, यस बिल्कुल भी ये कम हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही बनता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है, देखो अगर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स बिगिन कब होते हैं, एट द लेवल ऑफ आउटपुट वेयर। देखो क्या बोल रहा है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, ये आपका चैप्टर नंबर 3 यूनिट नंबर 1 का सवाल है, पेज नंबर 3.26 के ऊपर आपको बोला गया है कि आपका जो भी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स है, ओके पेज नंबर 3.26 सही है आई गेस। ओके, नेक्स्ट पेज है, देखो यहाँ पे क्या बोला है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, ये कब शुरू होता है, ये आपका सवाल है। देखो यहाँ पे आते हैं स्टेज के ऊपर, है ना। ये डायग्राम से तुमको समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बताया प्रोडक्शन के बारे में, बट पूछा कॉस्ट के बारे में, कि कॉस्ट के बारे में हिसाब से बताओ कि कब शुरू होगा। ओके, अभी देखो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स यानी कि ये स्टेज 2, ये यहाँ पे शुरू हो रहा है ना, जहाँ पे आपका एमपी और एपी एक दूसरे क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। इसके पहले आपका जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो क्या है, ज्यादा है, और एवरेज प्रोडक्ट क्या है, कम है। मतलब जैसे जैसे आप एक एक इनपुट्स ऐड कर रहे हो वैसे वैसे आपको मिलने वाला जो नंबर ऑफ यूनिट्स है वो क्या है, ज्यादा है। और इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद आपका एमपी क्या हो गया, फॉलिंग कर रहा है ना, यहाँ पे इसके बाद क्या कर रहा है, फॉलिंग कर रहा है, और एपी उसके बाद क्या है, राइजिंग है, मतलब वो भी फॉलिंग है बट उसके अबव है। ओके, तो अभी हो क्या रहा है स्टेज 2 के अंदर, कि जैसे ही आपने एक इनपुट ज्यादा लगाया उससे मिलने वाला जो आउटपुट है ना वो पहले से ज्यादा या पहले से कम है, पहले से कम है। यानी कि जब नया पर्सन आ रहा है, सेम पैकेज ले रहा है, सेम पैसा मांग रहा है, लेकिन काम कितना कर रहा है सर, पहले से कम कर रहा है, ऐसा अपने को यहाँ पे समझना है। तो इसके लिए इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है कि कौन से टाइम पे आपका स्टेज 2 शुरू होता है, जहां पे आपका जो मार्जिनल कॉस्ट है, राइट, वो क्या हो जाएगा सर, बिल्कुल भी आपका यहाँ पे जो है मार्जिनल कॉस्ट क्या होने लगता है, मिनिमम होने लगता है, राइट। ऐसे पॉइंट पे क्या होता है, आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स जो है वो स्टार्ट हो जाता है, जहां पे आपका एमसी क्या हो जाएगा, सबसे कम से कम होगा। मतलब यहाँ पे आपका एमसी क्या है, सबसे कम से कम है। इसके बाद आपका मार्जिनल कॉस्ट क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है, क्योंकि आने वाला एक एम्प्लॉय पैसे तो उतने ही ले रहा है, लेकिन काम कितना कर रहा है सर, कम कर रहा है, कम यूनिट्स बना रहा है। इसके लिए आपका एमसी जब मिनिमम होता है ना, तब स्टेज 2 क्या होता है, शुरू हो जाता है, ऐसा अपन बोल सकते हैं, ठीक है। यस, चलो आई होप आपको समझा होगा।
नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, अगर समझो किसी फर्म के पास में डाउनवर्ड स्लोपिंग लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व आ रहा है, इसका मतलब वो क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अपने को यहाँ पे पूछा है ना। जब किसी के पास में डाउनवर्ड स्लोपिंग लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है, मतलब उसका एवरेज कॉस्ट क्या होता जा रहा है, कम होते जा रहा है, इसका मतलब सर क्या है, इसका मतलब उसका जो क्या है, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल चल रहा है, राइट, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल चल रहा है उनका, ऐसा अपन बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ये कैसा सिचुएशन है जहां पे प्रोड्यूसर क्या करता है, प्रोड्यूसर जो है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के अंदर लोगों को अलग अलग प्राइसेस चार्ज करता है, राइट, चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस इन डिफरेंट मार्केट्स फॉर द सेम प्रोडक्ट, है ना, सेम प्रोडक्ट के लिए अलग अलग प्राइसेस चार्ज करना। कहां बोला है सर, चैप्टर नंबर 4 यूनिट 3 पेज नंबर 4.46 के ऊपर अगर आप जाते हो तो आपको यहाँ पे वो आंसर मिल जाएगा, दैट इज अबाउट द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कब होगा, जब प्रोड्यूसर सेल करते हैं स्पेसिफिक कमोडिटी टू डिफरेंट बायर्स एट अ टू और मोर डिफरेंट प्राइसेस, है ना, तो अपन उसको प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, वन रीजन दैट अ फर्म में एक्सपीरियंस इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल इज दैट ग्रेटर लेवल्स ऑफ आउटपुट मेक इट पॉसिबल फॉर द फर्म टू, क्या बोल रहा है कि अगर आपकी फर्म जो है वो इंक्रीजिंग रिटर्न्स के लिए एक्सपीरियंस कर रही है, इसका मतलब आपके आउटपुट्स ज्यादा आ रहे क्या, यस ज्यादा है, तो ये किस वजह से हो रहा है, ये आपके एम्प्लॉय मोर स्पेशलाइज मशीनरी, यस ज्यादा अच्छे मशीनरी होंगे तो बिल्कुल भी होगा, यस बिल्कुल होगा, अगर आप बल्क डिस्काउंट में परचेसेस कर लेते हो तब भी होगा क्या, यस बिल्कुल होगा, अगर आपका जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो अच्छे से हो रहा है क्या, तब भी होगा क्या, यस बिल्कुल होने वाला है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है दैट इज ऑल ऑफ ओवर करेक्ट, ये यहाँ पे सही बन जाता है। पेज नंबर 3 यूनिट नंबर 1 3.28 के ऊपर आपको इसका आंसर मिलेगा, है ना, 3.28 पे अगर आप आते हो तो यहाँ पे आपको ये चीज देखने को मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला है, देखो अगर समझो फर्म का टोटल कॉस्ट जो है वो 22 लाख रुपए का है और फर्म का टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना है 13 लाख रुपए का, तो टोटल फिक्स कॉस्ट कितना है आपको बताओ। सर सिंपल फॉर्मूला क्या है, टोटल कॉस्ट, यानी कि टोटल कॉस्ट टीसी, टोटल कॉस्ट इसका मतलब क्या होता है, दैट इज टीवीसी प्लस टीएफसी। अभी टोटल कॉस्ट कितना दिया इन्होंने 22 लाख, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना दिया 13 लाख, तो प्लस यहाँ पे टीवीसी आपको फाइंड आउट करने का है, क्या करेंगे सर टीवीसी निकालने के लिए 22 माइनस 13 अगर आप करते हो तो आपका आंसर मिल जाएगा, दैट इज योर 9 लाख, है ना, सिंपल है क्या, जिस इतना चुल्लू पर पानी में डूब मरने जैसा सवाल आईसीआई पूछ रही है आपको। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला है, देखो विच टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर डज नॉट टिपिकली हैव अ नेगेटिवली स्लोप्ड मार्केट डिमांड कर्व, देखो अगेन पूछा है मार्केट डिमांड कर्व, कौन से मार्केट के अंदर मार्केट डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग या नेगेटिवली स्लोप नहीं होता है, ऐसा आपको पूछा है। देखो मोनोपोली के अंदर जो है आपका डिमांड कर्व अगेन ऐसा डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होता है ना। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर देखो दो अलग होते हैं, मार्केट के केस में डिमांड एंड सप्लाई कर्व से डिसाइड होगा और फर्म के केस में जो है वो स्ट्रेट लाइन होता है परफेक्टली इलास्टिक होने के वजह से, ठीक है। बट अपने को पूछा मार्केट का है तो वहां पे भी क्या हो गया, अगेन आपका जो डिमांड कर्व है वो क्या हो गया, डाउनवर्ड स्लोपिंग हो गया, यस इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। और इन केस ऑफ ओलिगोपोली वो भी अगेन क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होता है, तो तीनों में भी डाउनवर्ड स्लोपिंग। सो ऑल ऑफ द अबव आर टिपिकली हैव नेगेटिवली स्लोप मार्केट डिमांड कर्व, ऐसा अपन बोल सकते हैं क्योंकि सब में मार्केट डिमांड कर्व कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होता है। अभी कंफ्यूज यहाँ पे ये नहीं होना है कि परफेक्ट कंपटीशन में सर हमारा तो मार्केट डिमांड कर्व स्ट्रेट लाइन है, तो वो फर्म के केस में है, यहाँ पे पूछा मार्केट के लिए है, तो ये इंपॉर्टेंटली अपने को याद रखने का है। Okay, question number 20. Which of the following market comes close to satisfying the assumptions of a perfectly competitive market structure? मतलब इसमें से कौन सा ऐसा मार्केट है जो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट अपने को लग रहा है। देखो स्टॉक मार्केट क्या परफेक्टली कॉम्पिटिटिव है क्या, यस सर, बहुत सारे सेलर्स है, बहुत सारे बायर्स है ना, होमोजीनियस गुड्स वगैरह है, ओके यस है, बिल्कुल है। मार्केट स्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर कमोडिटी, एग्रीकल्चर कमोडिटीज भी क्या परफेक्ट कंपटीशन है क्या, यस बिल्कुल भी है ना। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस क्या ये भी जो है वो परफेक्ट कंपटीशन है क्या, यस बिल्कुल भी है। सो ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट, ये सब क्या है, ये सर परफेक्ट कंपटीशन के एग्जांपल्स है। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री इज मोस्ट लाइकली टू बी मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव, है ना, मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव यानी कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का एग्जांपल क्या है ये आपको पूछा है। चैप्टर नंबर 3 यूनिट नंबर 3 का सवाल है, पेज नंबर 4.52 के ऊपर अगर आप आते हो ना तो आपको यहाँ पे इसका जो आंसर है वो मिल जाएगा कि यहाँ पे क्या पूछ रहा है। इसके एग्जांपल्स जो है वो स्पेसिफिकली यहाँ पे इन्होंने दिए, देखो कि देयर आर मेनी हंड्रेड्स ऑफ ग्रोसरी शॉप्स, मतलब कौन सी चीजें आपकी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आती है, तो क्लोथिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, रिटेल ट्रेड है, लार्ज सिटीज के अंदर जो भी हो रहा है ना, ग्रोसरी शॉप है, शू स्टोर्स है, स्टेशनरी शॉप है, रेस्टोरेंट्स है, रिपेयर शॉप्स है, लॉन्ड्री है, मैन्युफैक्चरर्स ऑफ वुमेन ड्रेसेस है, ब्यूटी पार्लर्स है, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के एग्जांपल्स है। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला है, देखो ऑटोमोबाइल ये मोनोपोलिस्टिक है क्या, नहीं, स्टील इंडस्ट्री नहीं, इलेक्ट्रिक जनरेटर नहीं, तो क्या बचा सर, कार रिपेयर, यहाँ पे बोला है कि रिपेयर वाला शॉप, यस रिपेयर वाला शॉप क्या मोनोपोलिस्टिक का एग्जांपल है। अच्छा सेम क्वेश्चन ना यहाँ पे और एक इन्होंने पूछा है, देखो क्वेश्चन नंबर जो है वो आपका यहाँ पे अगले पेज पे आ रहा है गेस, ठीक है, कहाँ है देखते हैं, अगला जब रेफरेंस आएगा तब अपन इसको डिस्कस करते हैं कि और एक एग्जांपल यहाँ पे रेस्टोरेंट का इन्होंने दिया है।
है ना। चलो पूछते क्या बोला। सम इकोनॉमिस्ट ने सजेस्ट किया कि ओलिगोपोलिस्ट क्या करता है, टेंड टू मेंटेन अ स्टेबल प्राइसेस, है ना, वो अपनी प्राइसेस बदलते नहीं, प्राइस रिजिडिटी वहां पे होता है। क्यों? क्योंकि अगर वो लोग अपनी प्राइसेस को बदल देंगे तो उनकी डिमांड पे क्या बढ़ेगा, बहुत असर पड़ेगा, तो वो कॉस्ट को चेंज करता है। ठीक है, सो कौन सा मॉडल ये एक्सप्लेनेशन अपने को दे रहा है यार, से किंग डिमांड कर्व, है ना, पेज नंबर 4.61 के ऊपर अगर आप आते हो तो आपको बताया जाएगा कि ओलिगोपोलिस्ट के केस में कौन सा डिमांड कर्व आता है, किंग डिमांड कर्व आता है। तो किंग डिमांड कर्व प्राइस रिजिडिटी होता है, दैट इज ओलिगोपोली के अंदर, और वहां पे अपन बिल्कुल भी प्राइसेस को चेंज करेंगे क्या, नहीं करने वाले हैं। ओके, सो प्राइस रिजिडिटी और स्टिकी प्राइसेस होती है किंग डिमांड कर्व के अंदर, अपने बोला है, तो अपन यहाँ पे अपनी प्राइसेस को बदलते नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जीरो सम गेम। सर जीरो सम गेम कौन सा है, मतलब ना प्रॉफिट होगा ना नुकसान होगा, है ना, ना कुछ फायदा ना कुछ घाटा अपना यहाँ पे होता है, जिसको अपन बोलते हैं कंपटीशन फॉर मार्केट शेयर। मार्केट शेयर में अगर आप कंपटीशन करने लगते हो तो एक जीरो सम गेम है ना। यस, क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला है, देखो कौन सा आपके ट्रांसफर प्राइसिंग का एग्जाम्पल नहीं है, ये आपको पूछा है। गवर्नमेंट अगर फैमिली अलाउंस दे रहा है, क्या ये ट्रांसफर प्राइसिंग है, यस बिल्कुल है। पब्लिक अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस बेनिफिट दे रहा है, क्या ये अगेन ट्रांसफर पेमेंट से, यस है ना। डिसेबिलिटी पेंशन पेड, ये भी क्या ट्रांसफर पेमेंट है, यस बिल्कुल भी है। सो जो डिविडेंड पे किया जा रहा है ना कॉर्पोरेशन के स्टेक होल्डर्स को, यानी कि कंपनीज के जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के जो मालिक है उनको जो डिविडेंड दे रहे हैं, क्या वो ट्रांसफर पेमेंट है क्या, नहीं, ये प्रॉफिट का पार्ट है, इसको ट्रांसफर पेमेंट अपन नहीं बोलते। ठीक है, यस। अगेन डिफरेंस बिटवीन रियल और नॉमिनल इन जीडीपी के बीच में क्या डिफरेंस है, ये अपने को यहाँ पे पूछा है। चैप्टर नंबर 6 यूनिट नंबर 4 का सवाल है, पेज नंबर 6.4 के ऊपर अगर आप आते हो तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा, है ना, कि नॉमिनल और रियल में क्या फर्क होता है। राइट, तो बोला क्या है, देखो नॉमिनल जो है वो क्या करता है, आपकी करंट प्राइसेस को डिफाइन करता है। नॉमिनल किसको यूज करता है, आपके करंट प्राइसेस को यूज करता है, और जबकि जो आपका रियल जीडीपी है वो क्या करता है, आपकी पुरानी प्राइसेस जो होती है ना उसको कंसिडर करता है, यानी कि जो प्रीवियस प्राइसेस थी उसको अपन यहाँ पे कंसिडर करते हैं। ओके, तो यहाँ पे बोला क्या है कि नॉमिनल जीडीपी यूजेस प्राइस लेवल्स ऑफ सम बेस ईयर, है ना, ये अपने को यहाँ पे कंसिडर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, रिसेशन इज अ डिक्लाइन इन, जब रिसेशन आ रहा है इसका मतलब क्या कम हो रहा है, या फिर ये कब आता है, ऐसा अपन बोल सकते हैं जब कभी भी आपका रियल जीडीपी 6 महीने या उससे ज्यादा के लिए डिक्लाइन होने लगता है ना, तब अपन क्या बोलते हैं उसको, दैट इज रिसेशन जो है वो आ रहा है, ऐसा अपन इसको बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट है। चैप्टर नंबर 6 यूनिट नंबर 1 में भी ये पॉइंट बोला है, प्लस अगर आप चैप्टर नंबर 5 भी पढ़ते हो तो वहां पे भी आपको रिसेशन वाला जो पॉइंट है वो दिखाई देगा, कि अगर आपका रियल जीडीपी जो है वो 6 महीने से ज्यादा के लिए कम होते जाता है तो इसको अपन क्या बोलते हैं, रिसेशन बोलते हैं। ओके, यस। क्वेश्चन नंबर 27, फॉर ए रीजन टू कीप हिज रियल इनकम स्टडी एट अ सर्टेन लेवल फ्रॉम 1 ईयर टू नेक्स्ट ईयर, हज नॉमिनल इनकम मस्ट बी, मतलब अगर आपको आपकी जो रियल इनकम है उसको सेम रखना है, स्टडी रखना है, कांस्टेंट रखना है सर्टेन लेवल्स के हिसाब से, एक साल से दूसरे साल में, तो नॉमिनल इनकम आपका क्या होना चाहिए सर, आपका नॉमिनल इनकम जो है वो प्राइस इंडेक्स के हिसाब से बढ़ना चाहिए, तभी आपका रियल इनकम क्या होगा, स्टडी रहेगा, ऐसा अपन बोल सकते हैं। चैप्टर नंबर 6 यूनिट नंबर 1 का सवाल है। अगर समझो जीडीपी गैप एक पॉजिटिव गैप है ना, तो इसका मतलब क्या है, दैट इज चैप्टर नंबर 6 यूनिट नंबर 1 का अगेन सवाल है कि जीडीपी गैप अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एक्चुअल जीडीपी जो है वो पोटेंशियल जीडीपी से क्या है सर, ज्यादा है। मतलब जो गैप आ रहा है ना, आपने कितना एक्सपेक्ट किया था और एक्चुअली कितना जीडीपी है, ये अगर गैप पॉजिटिव है मतलब आपने अच्छा परफॉर्म किया है क्या, यस, आपका जो एक्चुअल जीडीपी वो ज्यादा है आपके पोटेंशियल से, ऐसा अपन बोल सकते हैं। ओके, यस। गवर्नमेंट क्या कर रहा है सर, गवर्नमेंट प्रोविजन कर रहा है ऑफ विच गुड्स दोस कैन नॉट बी प्रोवाइडेड थ्रू द मार्केट, मतलब ऐसी चीजें जो मार्केट के अंदर सप्लाई करने वाला है क्या, नहीं। चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 1 का सवाल है, पेज नंबर 1.2 के ऊपर अगर आप आते हो तो आपको यहाँ पे इसका आंसर मिल जाएगा कि अपन इसको कौन से गुड्स बोलते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे पब्लिक गुड्स या मेरिट गुड्स है ना, जो इसेंशियल गुड्स वगैरह होते हैं, राइट, इनको अपन यहाँ पे कंसिडर करते हैं। ओके, यस, तो पब्लिक एंड मेरिट गुड्स यहाँ पे आपका आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स कंसिस्ट ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड, फीस एंड अदर रिसिप्ट्स फॉर सर्विसेज ऑफ गवर्नमेंट, मतलब सर इंटरेस्ट, डिविडेंड, फीस अगर गवर्नमेंट को मिल रहा है तो ये गवर्नमेंट का कौन सा रेवेन्यू है, ये गवर्नमेंट का नॉन टैक्स रेवेन्यू बन जाता है। चैप्टर नंबर 7 यूनिट नंबर 3 का सवाल है, पेज नंबर 7.56 के ऊपर आपको जो है इसका आंसर दिया हुआ है ना। गवर्नमेंट के सोर्सेस रेवेन्यू के नॉन टैक्स रेवेन्यूज क्या बोल रहे हैं, देखो इंटरेस्ट पेमेंट, डिविडेंड और आपके जो भी अदर नॉन टैक्स रेवेन्यूज वगैरह है, रिसीट्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज है, वो सब इसका पार्ट है, दैट इज नॉन टैक्स रेवेन्यू यहाँ पे अपन कंसिडर करेंगे। ओके, 30 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं, आई होप आप लोगों को समझ रहा है। अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो अभी तक अगर आप वीडियो के साथ बने हुए हो तो जरूर वीडियो को लाइक करो, है ना, चैनल को सब्सक्राइब भी करो और कमेंट जरूर करो, क्योंकि कमेंट से एक मोटिवेशन मिलता है और ऐसे वीडियोस बनाने का, आप लोगों के लिए मेहनत लेने का, है ना, तो जरूर कमेंट कीजिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहे हैं, देखो
एक गुड टैक्सेशन सिस्टम शुड बी यूज्ड टू, एक गुड टैक्सेशन सिस्टम कब बोला जाएगा, जब आप फाइनेंस करते हो पब्लिक सर्विसेज को, है ना, तो अपन उसको क्या बोलते हैं, गुड टैक्सेशन सिस्टम, जहां पे आप लोगों से पैसा ले रहे हो और उससे आप पब्लिक सर्विसेज दे रहे हो, तो अपन उसको गुड टैक्सेशन सिस्टम बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट, प्राइमरी डेफिसिट इज ऑब्टेन्ड बाय डिडक्टिंग इंटरेस्ट पेमेंट्स फ्रॉम, मतलब सर प्राइमरी डेफिसिट कैलकुलेट कैसा किया जाएगा, ये फॉर्मूला आपको चैप्टर नंबर 7 यूनिट नंबर 3 में दिया गया है, पेज नंबर 7.64 के ऊपर अगर आप आते हो तो आपको ये फॉर्मूला दिखाई देगा। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला है दैट इज फिस्कल डेफिसिट माइनस नेट इंटरेस्ट लायबिलिटीज, तो वही फॉर्मूला आपको पूछा है कि प्राइमरी इंटरेस्ट कैसे ऑब्टेन होता है, बाय डिडक्टिंग इंटरेस्ट पेमेंट्स फ्रॉम दैट इज योर फिस्कल डेफिसिट। ओके, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही है ना। अकॉर्डिंग टू कैम्ब्रिज इक्वेशन, कैम्ब्रिज अप्रोच जो अपन बात करते हैं चैप्टर नंबर 8 यूनिट नंबर 1 के अंदर, जिसका रिवीजन वीडियो मैंने ऑलरेडी दे रखा है, राइट। वैल्यू ऑफ मनी किस पे डिपेंड करता है सर, वैल्यू ऑफ मनी जो है वो डिपेंड करता है डिमांड फॉर मनी के ऊपर, कि लोगों का डिमांड कितना है उससे आप क्या करते हो, यहाँ पे वैल्यू ऑफ मनी डिटरमाइन करते हो। ओके, तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ मनी राइजेस, क्या बोल रहा है, लोग ज्यादा पैसा डिमांड कब करेंगे, चैप्टर नंबर 8 यूनिट नंबर 3 का सवाल है, पेज नंबर 8.49 के ऊपर आपको ये दिया है कि लोग पैसा डिमांड ज्यादा कब करते हैं। ओके, पेज नंबर 8.49 पे अगर आप आते हो तो यहाँ पे बोला है कि अगर आपका जो रिवर्स रेपो रेट वगैरह है, जो रेपो रेट है, इसमें अगर कुछ चेंजेस आते हैं तो आपको यहाँ पे दिखाई देता है कि मनी सप्लाई आपका कम या ज्यादा हो रहा है। ओके, तो क्या बोला है कि जब कभी भी आपका रेपो रेट फॉल हो जाता है तब आपका जो मनी डिमांड है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। मतलब सर जब रेपो रेट कम है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चार्ज किया गया है बाय आरबीआई टू कमर्शियल बैंक्स, है ना, जो ये रेपो रेट होता है ये अगर कम हो जाता है तो इससे बैंक्स का जो लोन लेने का कैपेसिटी वो बढ़ जाता है, लोन अभी ज्यादा लेती है बैंक, और जब लोन ज्यादा लेती है तो ज्यादा मनी डिमांड क्या हो रहा है, यहाँ पे जनरेट हो रहा है। ओके, यस। नेक्स्ट, व्हेन द सेंट्रल बैंक इंटेंड्स टू एक्सपांड द क्रेडिट, सेंट्रल बैंक अपना जो क्रेडिट है यानी कि लोन जो बांटने का कैपेसिटी है उसको कब बढ़ाने की कोशिश करेगा, देखो जब मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ जाएंगे तो क्या क्रेडिट बढ़ेगा, क्या नहीं बढ़ेगा, जब वेरिएबल रिजर्व रेशो बढ़ेगा क्या तब क्रेडिट बढ़ेगा, क्या नहीं, है ना, क्या लोअर बैंक रेट है तब क्रेडिट बढ़ जाएगा, क्या नहीं। सो जब बैंक यहाँ पे क्या होता है, परचेस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होता है ओपन मार्केट से, इससे क्या होता है, इससे जो क्रेडिट है वो बढ़ जाता है। ओके, यस। नेक्स्ट, 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। अभी सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल मतलब क्या सर, ये क्वालिटेटिव टूल है जो एक आरबीआई के थ्रू लगाया जाता है जिससे वो लोग मॉनिटरी पॉलिसीज को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, सो इसमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट आपके क्वालिटेटिव टूल्स का नहीं है, ये अपने को फाइंड आउट करना है, राइट। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स क्या क्वालिटेटिव टूल्स है, क्या यस बिल्कुल है ना। क्रेडिट रेशनिंग क्या ये क्वालिटेटिव टूल है, यस बिल्कुल है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस ये क्वालिटेटिव टूल नहीं है बल्कि ये क्या है, ये एक आपका क्वांटिटेटिव टूल माना गया है। ओके, क्वांटिटेटिव टूल माना गया इसको, इसके लिए यहाँ पे ये क्या बनता है, ये आपका आंसर बन जाता है 36 का बी। ओके, यस। क्वेश्चन नंबर 37, विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय आरबीआई फॉर लेंडिंग मनी टू वेरियस कमर्शियल बैंक्स बाय रीडिस्काउंटिंग द बिल्स इन द इंडिया। मतलब बैंक आरबीआई क्या कर रहा है, छोटे छोटे बैंक्स को लोन दे रहा है ना, और उनसे रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहा है, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को अपन क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बैंक रेट। सर कहाँ बोला है, चैप्टर नंबर 8 यूनिट नंबर 3 8.49 पेज नंबर के ऊपर अगर आप आते हो तब आपको यहाँ पे ये चीज दिखाई देगी, है ना। देखो बैंक रेट के बारे में अपन बात कर रहे हैं, द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स लॉन्ग टर्म फंड्स टू द बैंक्स, इसको अपन बैंक रेट बोलते हैं। ओके, यस, चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 38, ओके, द प्रोसेस ऑफ सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स एट अ प्राइस लेस देन ऑनगोइंग प्राइस इन द मार्केट इज नोन एज, मतलब सर मार्केट में जो प्राइस चल रहा है उससे सस्ते में आप क्या कर रहे हो, आपका प्रोडक्ट बेच रहे हो, है ना, इंपोर्ट करके, इसको अपन बोलते हैं दैट इज डंपिंग, है ना। चैप्टर नंबर 9 यूनिट नंबर 2, है ना, पेज नंबर 9.19 के ऊपर आपको ये आंसर मिलेगा, जिसका ऑलरेडी रिवीजन वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, टैरिफ मेजर्स अपन जिसको बोलते हैं, आप उसमें भी ये चीज देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 39, कंपैरेटिव एडवांटेज इज डिटरमाइंड बाय, अभी सर कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी चैप्टर नंबर 9 यूनिट नंबर 1 पेज नंबर 9.5 के ऊपर आपको इसका आंसर दिया है कि कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी होता क्या है, जहां पे एक कंट्री ऐसा होगा जिसको हर चीज में एडवांटेज है ना, वो हर चीज में बेस्ट है, और दूसरा कंट्री ऐसा होगा जो हर चीज में क्या है, बेटर है, यानी कि उससे थोड़ा कम है। तो ऐसे जगह पे अपन जो भी डेवलप्ड नेशन है या फिर जो भी बेस्ट वाला कंट्री, वो क्या करता है, वो ये चेक करता है कि अपन किसमें सबसे ज्यादा बेस्ट है, तो वो प्रोडक्शन अपन कर लेंगे, और जिसमें अपन थोड़े कम बेस्ट है ना, और जिसमें वो बेटर है उससे अपन क्या करेंगे सर, वहां से अपन इंपोर्ट कर लेंगे, अपन प्रोडक्शन करेंगे क्या, नहीं, अपन जिसमें ज्यादा बेस्ट है वो काम अपन नहीं करना है, कम बेस्ट वाला काम अपन करने वाले क्या, नहीं। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं सर, यहाँ पे अपन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एनी गुड्स को चेक करते हैं, और उसके हिसाब से अपन प्रोडक्ट्स की जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करते हैं। ओके, यस। नेक्स्ट, जब लमसम टैक्स पर यूनिट लगा दिया जाएगा इंपोर्ट्स के ऊपर, इसको क्या बोलेंगे, चैप्टर नंबर 9 यूनिट नंबर 2 का सवाल है कि जब आप लमसम टैक्स लगा देते हो किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर तो उसको अपन क्या बोलते हैं, चैप्टर नंबर 9 यूनिट नंबर 2 पेज नंबर 9.16 के ऊपर आपको आना है, वहां पे आपको इसका आंसर मिलेगा।
राइट। टैरिफ मेजर्स, देखो स्पेसिफिक टैरिफ ये एक फिक्स अमाउंट है मनी पर फिजिकल यूनिट जो आपको पे करना पड़ेगा, राइट, दैट इज स्पेसिफिक टैरिफ, 40 का ए अपन बोल सकते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। विद इन 30 मिनट्स अपन ने यहाँ पे 40 क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लिए। ऐसे ही और भी क्वेश्चंस यानी कि जो 60 रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो अपने को डिस्कस करना है। इससे आगे अपने को मैक्सिमम मैक्रो के क्वेश्चंस आने वाले, तो पूरा फोकस पूरा अटेंशन में यहाँ पे आपका चाहता हो, ठीक है। यस, चलो क्या बोल रहा है, द की इफेक्ट ऑफ डीवैल्यूएशन इज दैट, अगर डीवैल्यूएशन करने से क्या होता है। सर डीवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट जो है आपको चैप्टर नंबर 9 यूनिट नंबर 4 के अंदर दिया है, पेज नंबर 9.59 के ऊपर आपको आना है, तो आपको ये डीवैल्यूएशन वाला पॉइंट जो है वो समझ में आ जाएगा। क्या बोला है देखो, डिवैल्यूएशन मतलब क्या सर, डाउनवर्ड एडजस्टमेंट इन द वैल्यू ऑफ कंट्रीज करेंसी रिलेटिव टू द अदर कंट्रीज करेंसी, मतलब अपन अपनी कंट्री की करेंसी को क्या कर रहे हैं सर, उसके अंदर उसको कम कर रहे हैं, उसको डाउनवर्ड एडजस्टमेंट जब अपन करते हैं तो उसको अपन डिवैल्यूएशन बोलते हैं। सो इससे होता क्या है सर, इससे अपना जो डोमेस्टिक करेंसी है वो क्या होता है, चीपर हो जाता है कंपेयर टू द अदर करेंसीज। पॉइंट नंबर ए आपका यहाँ पे सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोला है देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है सर, सेफगार्ड ड्यूटी लगा देता है टू सेटिस्फाइड इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट, कब लगाएगा सेफगार्ड ड्यूटी वो पूछा है। चैप्टर नंबर 9 यूनिट नंबर 2 का सवाल है, पेज नंबर 9.26 के ऊपर आपको बोला है। इसका भी अगेन वीडियो मैंने दे रखा है, आप जाके चेक कर सकते हो, दैट इज योर टैरिफ मेजर्स के अंदर, कि अपन सेफगार्ड ड्यूटी तब लगाते हैं जब अपने को लगता है कि कोई भी आर्टिकल जो इंपोर्ट किया जाएगा इंडिया के अंदर, उससे उसका क्वांटिटी जो है वो बहुत ज्यादा आ रहा है ना, इससे अपने जो भी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है उसको क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है, तभी अपन सेफगार्ड ड्यूटी लगाते हैं। दैट इज ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही है। पेज नंबर 9.26 के ऊपर आप आ जाओ, मैं आपको बताता हूँ ये यहाँ पे बोला है आपको कहाँ पे, ठीक है। पेज नंबर 9.26, दैट इज इट इज इनिशिएटेड बाय कंट्रीज टू रिस्ट्रिक्ट द इंपोर्ट, जहां पे डोमेस्टिक इंडस्ट्री क्या हो रहा है, इंजर्ड हो रहा है और थ्रेटन्ड विद द सीरियस इंजुरी, तब अपन सेफगार्ड मेजर्स लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 43, काउंटर वेलिंग ड्यूटी शैल नॉट बी लेविड अनलेस इट इज डिटरमाइंड बाय, अपन काउंटर वेलिंग ड्यूटी नहीं लगाएंगे, कब तक नहीं लगाएंगे, जब तक अपने को ये कंफर्म नहीं हो जाता कि जो भी आपके इंपोर्ट्स है उसको जो है वो अपने एक्सपोर्टिंग कंट्री में क्या मिला है सर, बहुत ज़्यादा उसको डिस्काउंट दिया गया है, बहुत ज़्यादा उसको जो है उन्होंने सपोर्ट किया है ना, उसको सब्सिडीज वगैरह दी है। ओके, तब तक अपन नहीं लगाते जब तक अपने को क्लियर ना हो जाए कि वहाँ पे उसको फायदा हुआ है उसके इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग कंट्री से, ठीक है। यस, पेज नंबर 9 यूनिट नंबर 2 9.26 के ऊपर आपको काउंटर वेलिंग ड्यूटी के बारे में समझा है। देखो क्या पढ़ता है, सब्सिडी रिलेट्स टू एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, सब्सिडी रिलेट्स टू यूज ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, नहीं, subsidy has been conferred on the limited number of persons engaged in the manufacture, production and exports of articles, all of the above। तो ये all of the above बिल्कुल भी सही है कि आप क्या करेंगे, आप देखोगे उसका एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस कैसा है ना, ये रिलेट करता है यूज ऑफ डोमेस्टिक गुड्स से ओवर इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स, है ना, एक्सपोर्ट आर्टिकल वगैरह जो है सबसे रिलेट करके अपन यहाँ पे काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाते हैं। ओके, यस। क्वेश्चन नंबर 44, टर्म्स ऑफ ट्रेड इन डेवलपिंग कंट्रीज, ये कैसे आर जनरली अनफेवरेबल, ये अनफेवरेबल कब हो जाती है, जब टर्म्स ऑफ ट्रेड आपकी अनफेवरेबल कब है, ये आपको पूछा है। जब जो भी एक्सपोर्टिंग कंट्री है ना वो प्राइमरी प्रोडक्ट्स की बात करता है, तब लोगों को क्या लगता है यार ये बिल्कुल भी क्या हो रहा है, अनफेवरेबल हो रहा है। चैप्टर नंबर 9 यूनिट नंबर 5 का ये सवाल है कि जब टर्म्स ऑफ ट्रेड डेवलपिंग कंट्रीज के साथ जो है वो अनफेवरेबल क्यों माने जाते हैं, क्योंकि वो लोग प्राइमरी प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, उनके पास बहुत ज्यादा डेवलप्ड है क्या वो लोग, नहीं, तो उनके पास वही प्राइमरी प्रोडक्ट्स है तो वो लोग उसमें डील करते हैं, इसलिए वो लोग थोड़ा यहाँ पे झिकझिक करते हैं, ठीक है। यस, क्वेश्चन नंबर 45, मोस्ट टैरिफ्स हैव, सभी टैरिफ्स के पीछे का लॉजिक क्या है भाई, अपने को दो लॉजिक है, एक तो अपने को अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट भी करना है, अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना है, प्लस अपने को रेवेन्यू भी कमाई करनी है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही बनता है, दैट इज बोथ प्रोटेक्टिव एंड रेवेन्यू इफेक्ट्स। ओके, यस। क्वेश्चन नंबर 46, चैप्टर नंबर 9 यूनिट नंबर 5 का सवाल है, क्या बोला है देखो, एफडीआई जो है वो ऑटोमेटिक रूट के अंडर आएगा, है ना, इसका मतलब क्या है, अगर एफडीआई इंडिया के अंदर ऑटोमेटिक रूट में आ रहा है इसका मतलब उसको किसी के अप्रूवल की जरूरत है क्या, नहीं, किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ जो भी इन्वेस्टर्स है उनको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, उनको जो है वो कंसर्न रीजनल ऑफिस जो है वो आरबीआई को उसको बताना पड़ेगा कि जब भी आप इनवर्ड रेमिटेंस लेके आ रहे हो उसके पहले अगर कुछ भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको इशू करने वहाँ पे, तो वो आपको करना पड़ेगा बिफोर इशू ऑफ योर शेयर्स एंड ऑल। तो ये दोनों चीज़ सही है क्या, यस बिल्कुल भी सही है। पेज नंबर चैप्टर नंबर 9 यूनिट नंबर 5 से ये क्वेश्चन आपका बिलोंग करता है एफडीआई के बारे में। ओके, अगेन सर चैप्टर नंबर 9 इंटरनेशनल ट्रेड से सवाल है, सर ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट जीडीआर अपन जिसको बोलते हैं उसको किसे अपन जीडीआर बोलते हैं, है ना। सो जीडीआर क्या है सर, ऐसा रिसिट है जो कि एक ओवरसीज बैंक इशू करती है इन लीव ऑफ शेयर्स ऑफ डोमेस्टिक कंपनी, मतलब अपने शेयर्स अपन बैंक को देंगे, बैंक वहां के लोगों को क्या देगा, एक रिसिट देगा जिसको अपन जीडीआर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 48, कोई भी एक्ट है ना जो कि इंटरफियरेंस में लगाया गया, मतलब एनी एक्ट ऑफ इंटरफियरेंस बाय सेंट्रल बैंक विद द
लाइक द आरबीआई इन इन्फ्लुएंस इन द एक्सचेंज रेट। अगर आरबीआई एक्सचेंज रेट को इन्फ्लुएंस करने के लिए अगर इंटरफियर कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वहां पे मैनेज्ड फ्लोट है ना, इसका मतलब क्या है, वहां पे मैनेज फ्लोट है, ऐसा अपन बोल सकते हैं। कहां बोला है सर, चैप्टर नंबर 9 यूनिट नंबर 4 पेज नंबर 9.52 के ऊपर अगर आप आते हो तो आपको मैनेज फ्लोट के बारे में समझाया गया है कि जहां पे सेंट्रल बैंक या गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करता है सर, पार्टिसिपेट करता है इन द फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, इसको अपन क्या बोलते हैं, मैनेज्ड फ्लोट अपन बोलते हैं। ओके यस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। सर ये सेम क्वेश्चन एमटीबी 1 में क्वेश्चन नंबर 36 पे भी दिया है, जिसका आंसर बनता है फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है आपको बता दो। तो यहाँ पे अपन ने बोला था ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल भी फॉल्स स्टेटमेंट है, दैट इज फ्लक्चुएशंस इन रेट्स ऑफ इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट आर इंपॉर्टेंट लॉन्ग रन इश्यूज। तो ये लॉन्ग रन इशू इंपॉर्टेंट नहीं होता, ठीक है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स मींस, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 1 का सवाल है, पेज नंबर 1.10 पे आपको इसका आंसर मिल सकता है कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है वो होता है, दैट इज यहाँ पे अपन एग्जामिन करते हैं कि हाउ इकोनॉमिक वर्क्स एज अपोज टू हाउ इट शुड बी, मतलब कैसे इकोनॉमी काम कर रहा है ये अपन चेक कर रहे हैं, कैसे करना चाहिए ये कोई डिस्कस कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। देखो यहाँ पे बोला है पॉजिटिव या फिर प्योर साइंस जो है ना वो एनालाइज करता है कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप क्या है, ये बताता है कि व्हाट इज ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स एंड नॉट व्हाट आउट टू बी, मतलब सर क्या है ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में बताया जाता है, क्या होना चाहिए था ये वहां पे बोलते क्या अपन, नहीं बोलते, व्हाट ऑट टू बी क्या होना चाहिए था ये अपन बात करते नहीं है। तो इसके लिए क्या बोला है, इस एग्जामाइंस हाउ द इकोनॉमी वर्क्स, ये लोग क्या देखता है कि इकोनॉमी काम कैसे कर रहा है, कैसे काम करना चाहिए था ये कोई दिखता है क्या, नहीं दिखता है। ओके यस, ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सवाल है, सही है। देखो 50 क्वेश्चंस अपने हो चुके हैं, बहुत ही कम टाइम में हुआ है ना, आई गेस सिर्फ और सिर्फ अपने को लगे 35 मिनट्स, जितने में अपने 50 क्वेश्चंस हो चुके हैं, बचे हुए 50 क्वेश्चंस भी अपन अगले टाइम में कवर कर लेंगे। ओके यस, देखो नेशनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी किसे बोला जाएगा, है ना, जब आप एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी कैलकुलेट करते हो, चैप्टर नंबर 6 यूनिट नंबर 1 के अंदर 6.20 पेज नंबर पे आते हो तो आपको पता चलेगा जीडीपी इज कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। पेज नंबर 6.20 के ऊपर मैं आपको लेके चलता हूँ, वहां पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ओके आ जाओ, क्या बोला है देखो, सी प्लस जीडीएफसी प्लस एनएक्स, है ना, जीडीएफसी मतलब सर गवर्नमेंट का जो भी खर्चा है वो यहाँ पे आ गया, इन्वेस्टमेंट जो भी है वो भी यहाँ पे आ गई, सब चीजें इसमें कवर कर ली गई। ओके क्वेश्चन नंबर 52 ग्रॉस इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू, अभी ये सेम सवाल एमटीपी नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 3 पे भी दिया है ना, चैप्टर नंबर 6 यूनिट नंबर 1 का सवाल है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट किसे बोला जाएगा, नेट इन्वेस्टमेंट प्लस रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट जब आप करते हो तो आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आ जाता है। ओके यस, क्वेश्चन नंबर 53 अमाउंट ऑफ आफ्टर टैक्स इनकम रिसीव्ड बाय द हाउसहोल्ड्स इज मेजर्ड बाय, है ना, आफ्टर टैक्स इनकम अगर कुछ बचता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं सर, उसको बोलते हैं अपन डिस्पोजेबल इनकम, जिसको अपन क्या कर सकता है, खर्चा कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 6 यूनिट नंबर 1 का सवाल है, पेज नंबर 6.11 के ऊपर आपको डिस्पोजेबल इनकम के बारे में समझाया गया है। सो डिस्पोजेबल इनकम क्या है सर, इज इनकम डिराइव्ड फ्रॉम पर्सनल इनकम बाय सब्सट्रैक्टिंग द डायरेक्ट टैक्सेस पेड बाय द इंडिविजुअल्स, है ना, सरकार को डायरेक्ट टैक्स देने के बाद में जो बचा उसको अपन क्या बोलते हैं, डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 सेम क्वेश्चन एमटीपी नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 50 पे भी दिया है, वहां पे अपन ने ये बोला था कि जितना भी अमाउंट गवर्नमेंट जो है वो लोन लेती है वो करती है टू एक्सटर्नल क्रेडिटर्स और डोमेस्टिक लेंडर्स, मतलब इंडिया के अंदर के लोगों को पैसा देना हो या फिर बाहर के लोगों को पैसा देना हो, इन सब की टोटल को अपन क्या बोलते हैं, इन सब की टोटल को अपन बोलते हैं दैट इज नेशनल डेट। चैप्टर नंबर 7 यूनिट नंबर 4 का ये आपका सवाल है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी, काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी का सबसे इंपॉर्टेंट एम क्या होता है बजटिंग के अंदर। चैप्टर नंबर 7 यूनिट नंबर 1 का सवाल है, सेम क्वेश्चन एमटीपी नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 80 पे भी पूछा गया था, है ना, तो अपन ने क्या बोला है भी काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी अपन इसके लिए लगाते हैं क्योंकि अपने क्या करना है सर, इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना है ड्यूरिंग द डाउन टर्न। कहां पे बोला है सर, पेज नंबर 7.10 के ऊपर अगर आप आते हो तो वहां पे आपको ये पॉइंट समझने को मिल जाएगा, राइट। चलो नेक्स्ट, which type of investment is more susceptible to capital flight during times of economical instability, मतलब सर कौन सा सबसे ज्यादा ससेप्टिबल है, मतलब ऐसी रिस्क किसके साथ में ज्यादा है कि अगर इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आ जाए तो सबसे पहले कौन दुम दबा के भागने वाला है। तो चैप्टर नंबर 9 यूनिट नंबर 5 पेज नंबर 9.72 पे बोला है कि एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर वाले लोग क्या है बहुत ज्यादा ससेप्टिबल होते हैं, उन लोगों को जो है वो क्या चाहिए, उन लोगों को बस अपनी इनकम अच्छी रहना ऐसे ही लगता है, अगर थोड़ा सा भी पैसा अगर इधर उधर होने लगे ना तो वो लोग क्या करेंगे सर, वो लोग यहाँ से भागना क्या करते हैं, शुरू कर देते हैं। ओके यस, ये अपने को यहाँ पे पढ़ना है। चलो नेक्स्ट एफपीआई के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 अगेन सेम सवाल है, एमटीबी नंबर 1 में भी क्वेश्चन नंबर 57 पे ही था। चैप्टर नंबर 8 यूनिट नंबर 1 का सवाल है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनिमल स्पिरिट इन केनेशियन थ्योरी, तो अपन इसको बोलते हैं दैट इज द साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो इकोनॉमिक डिसीजंस को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते
है। ओके, क्वेश्चन नंबर 58 क्या बोला है देखो, अगर मिस्टर अमित है ना एक स्टॉक मार्केट ट्रेडर है जिनको अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, इनसाइडर इन्फॉर्मेशन अपन जिसको बोलते हैं, जिससे वो क्या करते हैं शेयर प्राइसेस शेयर्स खरीद लेते हैं क्योंकि उनको पता है कि फ्यूचर में ये बढ़ने वाला है और आगे जाके जब ये बढ़ जाएगा तो वो उसको क्या करेंगे, बेच देंगे इसको, इससे उनको क्या हो गया, गेन हो गया। इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको बोला क्या जाता है, ये समझने के लिए आ जाओ चैप्टर नंबर 7 यूनिट नंबर 2 के अंदर पेज नंबर 7.29 के ऊपर, तो आपको इसको समझ में आ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको बोला जाता है असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन। ऐसी खबर जो आपके पास है किसी और के पास में क्या नहीं, द imbalance in information between the buyer and seller, when the buyer knows more than the seller or seller knows more than the buyer, इसको अपन क्या बोलते हैं, असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, जहां पे एक पर्सन के पास में थोड़ी ज्यादा खबर है दूसरे से, है ना, जिससे उसको क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, उसको अपन बोलते हैं असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 59, which concept involves one shot injection of government expenditure into the dressed economy with the aim of boosting business confidence, है ना। अभी लार्जर इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वगैरह, अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है सर, सिंपली वन शॉट इंजेक्शन, जब आप गवर्नमेंट को लगता है कि एक्सपेंडिचर जो है वो कम हो रहा है ना, इकोनॉमी को बूस्ट करने की जरूरत है, तब अपन क्या करेंगे, गवर्नमेंट क्या करेगा, गवर्नमेंट करेगा यहाँ पे पंप प्राइमिंग, है ना। चैप्टर नंबर 7 यूनिट नंबर 4 का सवाल है, प्लस ग्लोसरी के अंदर अगर आप आते हो तो वहां पे आपको ये चीज समझने को मिल जाएगा कि पंप प्राइमिंग होता क्या है। ठीक है, यस, आ जाओ, देखो क्या बोला है, पंप प्राइमिंग, व्हेन प्राइवेट इन स्पेंडिंग बिकम्स डेफिशिएंट सो सर्टेन वॉल्यूम ऑफ पब्लिक स्पेंडिंग विल हेल्प टू रिवाइव द इकोनॉमी, है ना। मतलब गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा सर, यहाँ पे खर्चा करना पड़ेगा जिससे आपकी जो इकोनॉमी है वो क्या हो जाए, फिर से बूस्ट हो जाए, उसको अपन पंप प्राइमिंग बोलते हैं। ठीक है, यस। क्वेश्चन नंबर 60, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्रेडिट मल्टीप्लायर व्हेन रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो इज 50%। चैप्टर नंबर 8 यूनिट नंबर 2 का सवाल है जिसका रिवीजन वीडियो मैंने आपको दिया है। क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या होता है, तो यहाँ पे अपन ने पढ़ा था सर क्रेडिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला। ओके, क्रेडिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है दैट इज 1 डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो, 1 डिवाइड बाय आरआरआर, है ना। 1 डिवाइड बाय आरआरआर करेंगे तो क्या है सर, रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो 50%, तो 1 डिवाइड बाय 50% कर लो, आपका आंसर जो है वो यहाँ पे आने वाला है, दैट इज द 2। टू आपका यहाँ पे आंसर आता है, दैट इज योर क्रेडिट मल्टीप्लायर। मतलब क्या है, मतलब अगर आप 100 रुपए का क्रेडिट दोगे तो ये आगे जाके मनी सप्लाई कितने का कर लेगा, 200 का करने वाला है, ऐसा अपन यहाँ पे बोल सकते हैं, दैट इज 100 इंटू 2, क्रेडिट मल्टीप्लायर का ये काम है। ठीक है, यस। क्वेश्चन नंबर 60 हो चुका है, 40 ही क्वेश्चन अभी अपने बचे, 60 क्वेश्चन हो चुके हैं, बहुत ही बढ़िया, अच्छे से स्पीड से चल रहा है सब कुछ। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 के ऊपर, आपको कैसा लग रहा है जरूर कमेंट में बताइएगा। ठीक है, यस। क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स इन्वॉल्व टोटल बैन, टोटल बैन, गवर्नमेंट क्या कर रहा है सर, टोटली बैन कर रहा है इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के ऊपर, है ना, फॉर सर्टन कमोडिटीज या सभी कमोडिटीज के ऊपर, पर्टिकुलरली किसी कंट्री या किसी रीजन के लिए, फॉर स्पेसिफाइड या इनडेफिनाइट पीरियड, मतलब कुछ टाइम के लिए या हमेशा के लिए, तो अपन उसको बोलते हैं एम्बार्गोस। पेज नंबर 9.26 चैप्टर नंबर 9 यूनिट नंबर 2 के ऊपर अगर आप आते हो तो आपको ये समझ में आएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्बार्गोस, जहां पे टोटल बैन इंपोज किया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, जहां पे कुछ कमोडिटीज या सभी कमोडिटीज के अपन बात कर रहे हैं फॉर स्पेसिफाइड या इंडेफिनाइट पीरियड, इसको अपन क्या बोलते हैं, एम्बार्गोस बोलते हैं। ओके, चैप्टर नंबर 9 यूनिट नंबर 1 से अगला सवाल, व्हाट इज न्यू ट्रेड थ्योरी। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फीचर्स ऑफ द न्यू ट्रेड पॉलिसी बाय द कूल प्रिगमन, है ना, पॉल क्रुगमन के हिसाब से इसमें से कौन सा फीचर नहीं है ये आपको बताना है। देखो क्या बोला है, पेज नंबर 9.8 के ऊपर आपको जो फीचर्स है समझाए गए हैं, है ना, तो पहले अपन 9.8 पे आते हैं और वहां पे फीचर्स पढ़ लेते हैं। ठीक है, फिर अपन इसकी बात करेंगे। ओके, पॉल क्रुगमन का बोलना क्या है न्यू इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी के बारे में, कि यहाँ पे कंट्रीज जो है वो क्या कर रही है, अपने पास सब कुछ होने के बावजूद भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रही है। क्यों कर रही है ये अपने को पता करना है, क्योंकि सर उनको चाहिए अच्छे प्रोडक्ट्स, उनको चाहिए अच्छा कंपटीशन, इसलिए वो लोग ये सब काम करते हैं। ठीक है, सो हर एक कंट्री डेवलप्ड है तो उनके बीच में कभी ट्रांजैक्शन नहीं होगा, ऐसा कुछ है क्या, नहीं। तो पॉल क्रुगमन ने बोला है कि वो लोग ट्रांजैक्शन करेंगे क्योंकि और उनको अपने कंट्री से भी अच्छा प्रोडक्ट दूसरे कंट्री से मिल रहा है। सो सर्टन कंट्रीज विच ट्रेड इन सिमिलर गुड्स आर नेचुरल ट्रेड पार्टनर्स, यस बिल्कुल भी होता है ना। नेटवर्क इफेक्ट एज अ मींस ऑफ एंगेजिंग इन इंटरनेशनल ट्रेड, यस बिल्कुल, अपन एक कॉन्टैक्ट बनाने के लिए इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं। इट फोकसेस मोर ऑन इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यस बिल्कुल भी अपन यहाँ पे इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे क्या करते हैं, फोकस करते हैं। ये तीनों चीजें यहाँ पे बोली, देखो ट्रेड इज अ पॉजिटिव सम गेम, जहाँ पे अपन म्यूचुअल बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रेड से आपका कॉम्पिटिशन बढ़ता है और इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी यहाँ पे क्या होती है, अचीव होती है। तो ये सभी चीजों पे अपन ध्यान रख के क्या कर रहे हैं, न्यू ट्रेड पॉलिसी कर रहे हैं। सर क्या नहीं कर रहे हैं, सो इट इज बेस्ड ऑन लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू, लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू पे अपन बात करते हैं क्या, नहीं करते।
ठीक है। यस, क्वेश्चन नंबर 63 क्या बोला है, अ सेलर कैन नॉट इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइसेस। सर ऐसा कौन सा सेलर है जो मार्केट की प्राइसेस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है, तो वो बनता है आपका परफेक्ट कंपटीशन वाला, क्योंकि वो लोग क्या होते हैं, वो लोग होते हैं प्राइस टेकर्स, ना कि प्राइस मेकर्स। चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 3 का सवाल है, पेज नंबर 4.29 के ऊपर आपको ये पॉइंट देखने को मिल जाएगा कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर लोग जो होते हैं वो होते हैं आपके बिल्कुल भी प्राइस टेकर्स, ना कि प्राइस मेकर्स। यस, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर सभी फर्म्स क्या है सर, प्राइस टेकर्स होती है। ओके, यस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, रेलवे कौन से टाइप ऑफ मार्केट का एग्जांपल है। चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 1 का या सवाल है, पेज नंबर 4.7 पे अगर आप जाके पढ़ते हो तो आपको डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर मिल जाएगा कि जो आपका रेलवे है वो आपका एक मोनोपोली टाइप ऑफ बिजनेस है। मोनोपोली, मोनोपोली क्या है सर, इंडियन रेलवेज का बिल्कुल भी इंडिया में मोनोपोली है। सो इंडियन रेलवेज इज एन एग्जांपल ऑफ मोनोपोली। ओके, क्वेश्चन नंबर 65, डिमांड कर्व इन केस ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन ये ज्यादा इलास्टिक होता है एज कंपेयर टू द डिमांड कर्व अंडर द मोनोपोली। क्यों? क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे जो है आपके पास में क्लोज सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल है, आपके पास में बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ, बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकते बट यहाँ पे जो है वो एक लार्ज, फियरली लार्ज नंबर ऑफ सम्स वगैरह भी अपन यहाँ पे बोल सकते हैं। सेलिंग कॉस्ट जो है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बियर की जाती है इन केस ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, है ना। सो फ्री एंट्री एंड एग्जिट तो होता ही है। ओके, सो यहाँ पे पॉइंट ये है कि आपके प्रोडक्ट का क्लोज सब्सटीट्यूट यहाँ पे क्या होता है, प्रेजेंट होता है, यानी कि डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है लेकिन आपके प्रोडक्ट के जैसे प्रोडक्ट अवेलेबल होंगे क्या, यस, परफेक्ट सब्सटीट्यूट नहीं होंगे लेकिन क्लोज सब्सटीट्यूट्स वहां पे अवेलेबल होते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, मोर इलास्टिक माना गया है। चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 3 पेज नंबर 4.52 के ऊपर अगर आप आते हो तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। देखो, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, बिकॉज कंपीटिंग प्रोडक्ट्स आर क्लोज सब्सटीट्यूट्स, डिमांड इज रिलेटिवली इलास्टिक बट नॉट परफेक्टली इलास्टिक। तो डिमांड यहाँ पे रिलेटिवली इलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक है क्या, नहीं, रिलेटिवली इलास्टिक मतलब क्या सर, मोर इलास्टिक है। ओके, यस, प्रेजेंस ऑफ क्लोज सब्सटीट्यूट्स ये इसका मेन रीजन है। ओके, चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैगिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर। सर कौन सा लैगिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर है, चैप्टर नंबर 5 का ये सवाल है, पेज नंबर 5.7 के ऊपर अगर आप आते हो तो आपको समझ में आएगा। सर लैगिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर सबसे पहले यही दिया है, देखो, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट, है ना। यस, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो आपका लैगिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर है। कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स है, लेबर कॉस्ट पर यूनिट है, इंटरेस्ट रेट्स है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, कमर्शियल लेंडिंग एक्टिविटी, ये सब आपके लैगिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ही है। ओके, अभी यहाँ पे कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स बोला है तो इसके लिए ये गलत। स्टेयर स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस ये भी नहीं आएगा, न्यू हाउसिंग स्टार्ट्स नहीं भी आएगा, है ना। तो क्या आएगा सर, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये आपको ऑप्शन नंबर सी करेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 67, वी कैन से इंडियन एग्रीकल्चर हैज बिकम मॉडर्न सिंस। सर इंडियन एग्रीकल्चर मॉडर्न हो चुका है, ये अपन क्यों बोल पा रहे हैं, चैप्टर नंबर 10 में जब आप पढ़ते हो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर या टर्शियरी सेक्टर, तब आपको इसका आंसर समझ में आता है। क्योंकि सर इंडिया के अंदर आज अपन हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स यूज करते हैं, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं, है ना। इंडिया ने जो एक नोटिसेबल पॉजिटिव चेंज किया है एटीट्यूड ऑफ फार्मर्स के अंदर, जहां पे वो लोग टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, न्यू टेक्निक्स को यूज करते हैं। फार्मर्स जो है वो क्या कर रहे हैं सर, वो इंटेंसिव कल्टीवेशन पे काम करते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग की बात कर रहे हैं, साइंटिफिक वाटर मैनेजमेंट ना, ड्रिप इरिगेशन वगैरह की वो लोग बात कर रहे हैं। इसलिए इंडिया का जो एग्रीकल्चर है वो क्या हो चुका है, मॉडर्न हो चुका है, ऐसा अपन बोल सकते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 68, लॉ ऑफ कंज्यूमर सरप्लस किस पे बेस्ड है ना। चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 2 का सवाल है, दैट इज कंज्यूमर सरप्लस, पेज नंबर 2.55 के ऊपर आपको इसका आंसर मिलता है कि आपका जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, लॉ ऑफ कंज्यूमर सरप्लस है वो क्या है सर, आपका लॉ ऑफ डीएमयू पे बेस्ड होता है ना। तो कंज्यूमर सरप्लस इज डिराइव्ड फ्रॉम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डीएमयू पे क्या होता है, बेस्ड होता है। सेम क्वेश्चन एमटीपी नंबर 1 में भी पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 57 के ऊपर। ओके, नेक्स्ट सर, विच वन इज ए कंपोनेंट ऑफ प्रॉफिट, कौन सा कंपोनेंट ऑफ प्रॉफिट है, ये आपको पूछा है। चैप्टर नंबर 3 यूनिट नंबर 1 का सवाल है। देखो, प्रॉफिट से ही डिविडेंड जाएगा, प्रॉफिट से ही अनडिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट क्रिएट होता है, प्रॉफिट से ही आप कॉर्पोरेट टैक्स भी भरते हो। सो ये तीनों भी क्या है सर, ये तीनों भी कंपोनेंट्स ऑफ प्रॉफिट्स है। ओके, क्वेश्चन नंबर 70, अगर लेवल ऑफ एडी और इक्वल टू एएस हो जाए, यानी कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई हो जाए, इसको हम बोलते हैं इफेक्टिव डिमांड। चैप्टर नंबर 6 यूनिट नंबर 2 का सवाल है, पेज नंबर 6.44 पे इसका आंसर दिया है। सेम सवाल एमटीपी नंबर 2 में बोला था, क्वेश्चन नंबर 80 पे वहां पे अपन ने अच्छे से डिस्कस किया है। सेम अगेन क्वेश्चन नंबर 71, ये भी सेम सवाल है, क्वेश्चन नंबर एमटीपी 2 का क्वेश्चन नंबर 87 है ना, कि इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क इकोनॉमी अपन किसको बोलते हैं, जहां पे सिस्टम ऑफ फॉर्मल लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस, है ना, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी को शेप करती है, उसको अपन बोलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 72, व्हाट आर द इंटरनल कॉजेज ऑफ बिजनेस साइकिल। बिजनेस कॉजेज के दो होते हैं, बिजनेस साइकिल के दो कॉजेज है, एक होता है इंटरनल, दूसरा होता है एक्सटर्नल। कहां पे समझता है सर, चैप्टर नंबर 5 यूनिट नंबर, चैप्टर नंबर में एक ही यूनिट है ना, तो पेज नंबर 5.10 के ऊपर अगर आप आ जाते हो तब आपको ये समझ में आएगा इंटरनल कॉजेस क्या है। देखो, फ्लक्चुएशंस इन इफेक्टिव डिमांड, इन्वेस्टमेंट, वेरिएशंस इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी, मनी सप्लाई एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ऑल ऑफ द अबव आर
करेक्ट। तो ये सब क्या है सर, इंटरनल कॉजेस है बिजनेस साइकिल के लिए। क्वेश्चन नंबर 73, अकॉर्डिंग टू हॉटरे ट्रेड साइकिल क्या होता है? चैप्टर नंबर 5 का ये सेम सवाल है। पेज नंबर 5.11 पे अगर आप आते हो तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा हॉटरे का बोलना क्या है। देखो, अकॉर्डिंग टू हॉटरे ट्रेड साइकिल क्या है, एक प्योरली मॉनिटरी फिनोमेना है। ये क्या है, एक प्योरली मॉनिटरी फिनोमेना है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल भी सही है ना सर। सेलिंग कॉस्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट, इसमें डिस्टिंक्शन कहाँ बोला है सर? ये सवाल सेम आरटीपी में 2025 में बोला गया था। मैंने इसका वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। ये डिस्टिंक्शन अपने को बताया गया बाय द चैम्बरलिन, इन्होंने अपने को डिस्टिंक्शन दिया। ओके, नेक्स्ट, एनवेलप कर्व किसे बोला जाएगा? चैप्टर नंबर 3 यूनिट नंबर 2 का सवाल है, दैट इज थ्योरी ऑफ कॉस्ट अपन जिसको बोल सकते हैं। 3.47 पेज नंबर के ऊपर आपको इसका जवाब दिया गया है। 3.47 पेज नंबर पे अपन आते हैं और अपने को यहाँ पे समझ में आएगा, दैट इज 3.47। अरे चलो आ रहा हूँ, यस 3.47। द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज ऑल्सो नोन एज एनवेलप कर्व। मतलब सर लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को अपन क्या बोलते हैं? एनवेलप कर्व बोलते हैं। इस ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 76 अगेन चैप्टर नंबर 5 का सवाल है। सर पीक्स और ट्रफ्स इनको मिला के क्या बनता है? इनको मिला के बनता है आपके टर्निंग पॉइंट्स। इन दोनों को अपन क्या बोलते हैं? टर्निंग पॉइंट्स बोलते हैं। सेम सवाल 5.18 के ऊपर दिया है, क्वेश्चन नंबर 15 जो आपके मॉड्यूल का है। और 5.3 पेज नंबर पे अगर आप आते हो तो वहां भी आपको ये देखने को मिल जाएगा कि ये दोनों क्या है सर आपके, ये दोनों आपके टर्निंग पॉइंट्स है ना। सो सिंस एक्सपेंशन कैन नॉट गो इंडेफिनेटली, तो पीक पे आने के बाद में क्या होगा सर? कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है और कॉन्ट्रैक्शन के बाद में डाउन टर्न्स आते हैं, है ना। और ये आपके लिए क्या माने गए हैं? टर्निंग पॉइंट्स माने गए हैं है। ओके यस। क्वेश्चन नंबर 77 चैप्टर नंबर 10 से पूछा है। देखो क्या बोला है, ई नाम। ई नाम क्या है? ये 10.10 पेज नंबर पे आपको देखने को मिलता है। ई नाम क्या है? ओके यस 10.10 चैप्टर नंबर 10 में आपको ये बोला गया है बहुत अच्छे से, इनाम क्या है। सो इनाम क्या है? इनाम एक सेटअप किया गया है ना, जिसको अपन इलेक्ट्रॉनिक मंडी बोल सकते हैं। ठीक है यस, एक पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे नेटवर्क द एग्जिस्टिंग एपीएमसीज का एक मंडीज का एक नेटवर्क है, जहाँ पे यूनिफाइड नेशनल मार्केट क्रिएट किया जा रहा है फॉर द एग्रीकल्चरल कमोडिटीज, राइट। ये इनाम एक टोटल पोर्टल है ऐसा अपन बोल सकते हैं। ठीक है, सो ये क्या है? ये एक पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है ना। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है सर? इनको एक यूनिफाइड नेशनल मार्केट क्रिएट करने का है ना। यस, तो बोथ ए एंड बी यहाँ पे आपका सही है, ऑप्शन नंबर सी। अगेन कुछ चैप्टर नंबर 10 से दूसरा सवाल है, इंडिया का रैंक कितना है इन केस ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस? चैप्टर नंबर 10 10.22 पेज नंबर पे अगर आप आते हो तो आपको इंडिया का रैंक जो है वो देखने को मिल जाएगा। यस यस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर इंडिया का जो रैंक है वो कितना है? 63rd रैंक अपना बनता है। यस, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही है। अगेन चैप्टर नंबर 10 से सवाल है, नीति आयोग का ऑब्जेक्टिव क्या है? नीति आयोग किस ऑब्जेक्टिव को लेके काम करता है? पेज नंबर 10.16 के ऊपर आपको नीति आयोग के जो ऑब्जेक्टिव्स है वो देखने को मिलते हैं। वहां पे बनाते हैं नीति आयोग के ऑब्जेक्टिव्स, देखेंगे। देखो क्या बोला है नीति आयोग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो इनको क्या करना है सर? इनोवेटिव थिंकर है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म करना है, थिंक टैंक बोल के ये लोग सर्व करते हैं, फोस्टर करना है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म वगैरह, डेवलपमेंट कर रहा है ना, शेयर्ड विजन वगैरह इनके है। ओके, डिजाइन करना है इनको स्ट्रेटेजिक लॉन्ग टर्म पॉलिसी वगैरह, ये सब इनके क्या है सर? इतने सारे ऑब्जेक्टिव्स इन्होंने यहाँ पे दिए। ओके, तो शेयर्ड विजन की बात आ गई, फोस्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, डेवलपमेंट ऑफ मैकेनिज्म हो गया, है ना। तो ऑल ऑफ दी अबव ये सब के सब उनके क्या है सर? ऑब्जेक्टिव्स है ना। सेबी वाज गिवन स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन, अगेन चैप्टर नंबर 10 से सवाल है। 10.12 पेज नंबर पे इसका आपको आंसर मिलेगा कि आपका जो सेबी है, सेबी को कब फॉर्म यहाँ पे किया गया है? पेज नंबर 10.12 पे नहीं है? ओके, एक मिनट देखते हैं। पेज नंबर 10.12 656 सॉरी, पेज नंबर 10.12 पे आ जाए हम। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? यस, यहाँ पे बोला यस, सेबी जो है वो, सेबी का इस्टेब्लिशमेंट सेटअप हुआ 1988 के अंदर और उसको स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन मिला कब? 1992 के अंदर मिला है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल भी क्या बन जाता है? सही बन जाता है। ओके यस, अगेन 3 कंपोनेंट्स बताओ एफडीआई के, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के 3 कंपोनेंट्स। चैप्टर नंबर 9 यूनिट नंबर 5 का सवाल है। पेज नंबर 9.72 पे अगर आप आते हो तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। 9.72 पे मैं आपको लेके चल रहा हूँ। देखो क्या बोला है, 3 कंपोनेंट्स, इक्विटी कैपिटल, री इन्वेस्टेड अर्निंग्स और अदर डायरेक्ट कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ इंट्रा कंपनी लोन्स। ये आपके क्या है? 3 कंपोनेंट्स है ना, इक्विटी कैपिटल, री इन्वेस्टेड अर्निंग्स, इंट्रा कंपनी लोन्स एंड ऑल ऑफ द अबव आपके यहाँ पे सही बन जाता है। ठीक है यस। क्वेश्चन नंबर 82, विच ऑफ द फॉलोइंग टैरिफ इज चार्ज ऑन इंपोर्ट्स ऑन मोस्ट फेवर्ड नेशन, है ना। मोस्ट फेवर्ड नेशन के ऊपर आप कौन सा टैरिफ लगाते हो? 9.18 पेज नंबर पे, 9.18 पेज नंबर पे आ जाओ, तब आपको ये समझ में आएगा कि मोस्ट फेवर्ड नेशन पे अपन कौन सा टैक्स लगाते हैं। ठीक है, सो एन अप्लाइड टैरिफ ये जो है वो चार्ज किया जाएगा, है ना, इंपोर्ट्स ऑन द मोस्ट फेवर्ड नेशन बेसिस। मतलब अगर आप मोस्ट फेवर्ड नेशन से कुछ भी इंपोर्ट करते हो तो हम क्या लगाएंगे सर? अप्लाइड टैरिफ आपके ऊपर लगाने वाले हैं। चैप्टर नंबर 9 यूनिट नंबर 2 का ये सवाल है। ओके, मनी कॉस्ट इज कंसिडर्ड
कंसिडर्ड बाय, सर मनी कॉस्ट कौन कंसिडर कर रहा था, तो ये मॉडर्न थ्योरी ऑफ ट्रेड जो है ना वो यहाँ पे आपका मनी कॉस्ट कंसिडर कर रहा है। चैप्टर नंबर 9 यूनिट नंबर 1 का सवाल है, पेज नंबर 9.7 पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा, दैट इज पेज नंबर 9.17 पे आते हैं। ओके, मनी कॉस्ट देखो, मॉडर्न थ्योरी क्या बोल रहा है, मॉडर्न थ्योरी इज बेस्ड ऑन द मनी कॉस्ट विच इज मोर रियलिस्टिक, है ना, तो मॉडर्न थ्योरी ऑफ ट्रेड जो है वो आपकी मनी कॉस्ट को बात करता है, ठीक है। यस, क्वेश्चन नंबर 84, फर्स्ट मूवर एडवांटेज थ्योरी ये किससे रिलेटेड है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज थ्योरी जो है वो रिलेटेड है आपके न्यू ट्रेड पॉलिसी से, राइट, कि सबसे पहले मूवमेंट कौन लेगा, चैप्टर नंबर 9 यूनिट नंबर 1 9.8 पे बोला है, दैट इज पॉल क्रुगमन ने न्यू ट्रेड पॉलिसी, उसका ये आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 85, रिवर्स रेपो रेट का मतलब क्या है, देखो ये सवाल बार फिर से पूछा गया, एमटीपी नंबर 2 में था, क्वेश्चन नंबर 64 पे यहाँ पे फिर से आया है। चैप्टर नंबर 8 यूनिट नंबर 3 का सवाल है, 8.49 के ऊपर अपने को बोला है रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, ये वो रेट है जो बैंक्स चार्ज करती है आरबीआई को, जब वो लोग क्या करते हैं उनको लोन देते हैं, तो ठीक है, राइट, जब कभी भी बैंक आरबीआई को लोन देता है तो उससे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लेगा उसको अपन क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 86, अंडर विच यूनियन दे हैव टू फॉलो अ कॉमन मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी, इंपॉर्टेंट ध्यान यहाँ पे इसलिए देना है क्योंकि ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे गलत दिया है, राइट, मैं बोल रहा हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे गलत है, पूरा फोकस करो, देखो क्या बोला है, आईसीआई ने ऑलरेडी ये क्वेश्चन जो है वो एमटीपी 2 में पूछा है क्वेश्चन नंबर 27 पे, और ये सेम क्वेश्चन 4 बार पूछा गया है टोटल 10 एमटीपी के अंदर, ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने जो आंसर दिया है, इनका आंसर दैट इज कस्टम यूनियन, जो बिल्कुल भी क्या है, गलत है, इसका आंसर कस्टम यूनियन नहीं होता है, बल्कि इसका आंसर क्या होता है सर, इकोनॉमिक यूनियन आता है, तो अपने को इकोनॉमिक यूनियन ही लिख के आना है, क्योंकि 4 बार में से 3 बार उन्होंने आंसर क्या दिया है, इकोनॉमिक यूनियन, और इसका सही आंसर आपको पेज नंबर 9.36 के ऊपर में मिल जाता है, चैप्टर नंबर 9 यूनिट नंबर 3 का यह सवाल है, तो आप अगर आप वहां पे भी जाते हो तब भी आपको ये देखने को मिल जाएगा कि आपका आंसर यहाँ पे क्या है ना। यस, देखो इकोनॉमिक यूनियन जहाँ पे मॉनेटरी यूनियन वगैरह होता है, सेम करेंसी वगैरह वो लोग जो है वो चार्ज करते हैं ना, तो ये इकोनॉमिक यूनियन है, ना कि आपका कस्टम यूनियन है, ठीक है। यस, ये अपने को यहाँ पे एक याद रखना है। ओके, डब्ल्यूटीओ कंप्राइजेस मेजरली, सर डब्ल्यूटीओ के अंदर कौन आता है, चैप्टर नंबर 9 यूनिट नंबर 3 से अगेन आपका सवाल है डब्ल्यूटीओ के लिए, है ना, कि डब्ल्यूटीओ के मेंबर्स कौन होते हैं। ओके, डब्ल्यूटीओ के अंदर देखो टोटल अभी कितने मेंबर्स है, 164, उसमें से 117 कितने हैं सर, डेवलपिंग है, मतलब मेजरली कौन उसके मेंबर्स है सर, डेवलपिंग कंट्रीज उसके मेजर्स कंप्राइजेस है, मतलब उसके अंदर सबसे ज्यादा क्या है, डेवलप्ड नेशंस, नहीं सॉरी, ऑप्शन नंबर ए नहीं आएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए गलत के है, ऑप्शन नंबर सी दैट इज डेवलपिंग कंट्रीज इसमें आती है। ओके, यस, क्वेश्चन नंबर 88, देखो क्या बोला है, बहुत ही कम 12 ही सवाल बचे, फटाफट डिस्कस करते हैं। मनी सप्लाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मनी सप्लाई किससे डायरेक्टली रिलेटेड है, मतलब सर देखो अपन ने 3 चीजें पढ़ी थी, बिहेवियरल ऑफ सेंट्रल बैंक, बिहेवियरल ऑफ आपका कमर्शियल बैंक्स एंड बिहेवियरल ऑफ योर पब्लिक, तो अपन ने सबसे पहले क्या बोला था, अगर समझो सेंट्रल बैंक के बिहेवियर की बात करें तो जितना ज्यादा आपका मॉनिटरी बेस उतना ज्यादा आपका क्या होता है, मनी सप्लाई, और जितना कम आपका मॉनिटरी बेस उतना कम आपका क्या होता है, मनी सप्लाई होता है, तो ये क्या हो गया आपका सर, डायरेक्ट रिलेशनशिप हो गया, है ना। यस, चलो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 89, रिजर्व मनी इज सप्लाइड बाय, रिजर्व मनी कौन सप्लाई करता है सर, तो आपका आरबीआई जो है वो रिजर्व मनी सप्लाई करता है। चैप्टर नंबर 8 यूनिट नंबर 2 8.38 पे बोला है, सेम क्वेश्चन एमटीपी 2 में भी है, क्वेश्चन नंबर 35 के ऊपर, रिजर्व मनी, हाई बाउंड मनी और आपका जो भी मॉनिटरी बेस है सब एक ही है, और कुछ है क्या, नहीं है, ठीक है। यस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, अ फर्म मेक्स एन इन्वेस्टमेंट इन अनरिलेटेड बिजनेस इट इज रिलेटेड टू, इसको क्या बोलेंगे सर, ऑलरेडी एमटीबी 2 क्वेश्चन नंबर 42 पे अपन ने डिस्कस किया, इसको अपन बोलते हैं कॉन्ग्लोमेरेट इन्वेस्टमेंट, पेज नंबर 9.73 के ऊपर अगर आप आते हो तो आपको ये जवाब मिल जाएगा, पेज नंबर 9.73, है ना। ये सेम सवाल पहले भी ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, बता रखा है, बढ़ते आगे 2-4 सवाल बिल्कुल भी यहाँ पे सेम है पहले से। सो ग्रॉस वैल्यू मेथड इज एम्प्लॉयड इन इंडिया, क्यों अपन एम्प्लॉय कर रहे हैं, क्योंकि सर इससे डबल काउंटिंग अपने को अवॉइड करना है, सेम क्वेश्चन एमटीबी 2 में क्वेश्चन नंबर 72 पे पूछा था। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कैसे कब कैलकुलेट करते हैं, तो वंस इन अ मंथ कैलकुलेट करते हैं, सेम क्वेश्चन एमटीबी 2 में क्वेश्चन नंबर 73 पे पूछा हुआ है। ओके, नेक्स्ट, प्रोड्यूसर जो है वो इक्विलिब्रियम में होगा एट अ पॉइंट जहां पे कॉस्ट लाइन क्या होता है सर, टेंजेंट हो जाता है आइसोकाउंट को, है ना, ये चैप्टर नंबर 3 यूनिट नंबर 1 का सवाल है, पेज नंबर 3.32 के ऊपर आपको मिलेगा, सेम क्वेश्चन एमटीबी 1 में क्वेश्चन नंबर 60 भी अपने डिस्कस किया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 94, ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या है बताओ, अभी ब्रेक इवन मतलब क्या सर, जहां पे जितना आपका इनकम है उतना ही आपका क्या है, खर्चा है, उसको अपन क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। यस, सो आपकी जो भी इनकम होती है ना, इनकम का आप क्या कर सकते हो, या तो एक्सपेंस कर सकते हो, कंजम्पशन कर सकते हो, प्लस उसका सेविंग कर सकते हो, ठीक है। अभी ब्रेक इवन है, इसका मतलब क्या है, जितना आपका इनकम है उतना आपका कंजम्पशन है, आपका सेविंग कुछ भी है क्या, नहीं है, मतलब सेविंग आपका जीरो है,
यस, और आपका जितना इनकम है उतना आपका कंजम्पशन भी है, तो बोथ ए बी एंड सी आपका यहाँ पे क्या हो गया, सही हो गया। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके यस सर, डिफिशिएंट डिमांड लीड्स टू, डिफिशिएंट डिमांड से क्या होता है, चैप्टर नंबर 6 यूनिट नंबर 2 का सवाल है, पेज नंबर 6.45 के ऊपर आपको पूछा गया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफिशिएंट डिमांड। सो जब कभी भी डिफ्लेशनरी गैप आता है ना, डिफिशिएंट डिमांड गिव्स राइज टू व्हाट, योर डिफ्लेशनरी गैप, और रिसेशनरी गैप अपन इसको बोल सकते हैं क्या, यस। सो यहाँ पे क्या बोला, डिफिशिएंट डिमांड लीड्स टू व्हाट, योर डिफ्लेशनरी गैप। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है ना। क्वेश्चन नंबर 96, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेरिएबल इन द इंडेक्स ऑफ लीडिंग इंडिकेटर्स, कौन सा लीडिंग इंडिकेटर नहीं है, ये आपको पता करना है, ठीक है। सो न्यू बिल्डिंग परमिट्स, यस इज ए लीडिंग, मतलब जितने ज्यादा बिल्डिंग बढ़ेंगे उतना ज्यादा ग्रोथ हो रहा है। डिलेड डिलीवरीज, जब डिलीवरी डिले आ रही है इसका मतलब काम अच्छे से हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है ना। प्राइम रेट, प्राइम रेट क्या है सर, प्राइम रेट आपका एक लैगिंग इंडिकेटर है, जहां पे आपको ना प्राइम कॉस्ट फाइंड आउट करना होता है। प्राइम कॉस्ट मतलब क्या है सर, ये कॉस्टिंग में आएगा जब आप इंटर में चले जाओगे, है ना, जिसको अपन बोलते हैं सेल्स माइनस योर वेरिएबल कॉस्ट, क्या बोलते हैं अपन इसको, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, इसको अपन क्या बोलते हैं, प्राइम कॉस्ट, ठीक है। सो प्राइम कॉस्ट जब भी निकालते हो तो आपको उससे क्या मिलता है, प्राइम रेट आइडेंटिफाई करने को मिलता है, ठीक है। यस, प्राइम रेट क्या होता है सर, प्राइम रेट मतलब आपका जो भी वेरिएबल कॉस्ट है ना, वो सब यहाँ पे कंसिडर करना है अपने को, ठीक है। यस ओके यस, क्वेश्चन नंबर 97, डर्टी फ्लोटिंग रिलेटेड टू, डर्टी फ्लोटिंग किससे रिलेटेड होता है, ये रिलेटेड होता है आपके फ्लेक्सिबल सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट से, है ना। यस, चैप्टर नंबर 9 यूनिट नंबर 4 का सवाल है, 9.53 पे इसका आंसर दिया है। ओके, व्हाट इज योर डर्टी फ्लोटिंग रेट। ओके यस, क्वेश्चन नंबर 98, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैपिटल रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट, चैप्टर नंबर 7 यूनिट नंबर 3 का सवाल है, 7.57 पेज पे आपको दिया है कि कौन से आपके कैपिटल रिसीट्स होते हैं। ओके यस, देखो कैपिटल रिसीट्स दैट इज रिकवरीज ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट, मार्केट लोन्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस एंड बोरिंग्स, ये सब आपके कैपिटल रिसीट्स है ना। तो रिकवरी ऑफ लोन कैपिटल है, डिसइन्वेस्टमेंट में, बोरोइंग में, तो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट, ये सब आपका बिल्कुल भी सही है। ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ बिजनेस द मार्केट कैन बी डिफाइंड एज, है ना, क्लासिफाइड एज, वॉल्यूम ऑफ बिजनेस के हिसाब से चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 1 का सवाल है, पेज नंबर 4.6 के ऊपर आपको इसका आंसर दिया है कि आपका जो, अरे ये क्या हो गया, 232, देखो ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ बिजनेस दो मार्केट होते हैं, दैट इज होलसेल और रिटेल, ये दो मार्केट के टाइप अपने को देखने को मिलता है, दैट इज बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। ओके एंड आखिरी सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट कर्व इज यू शेप्ड, ओके विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व इज यू शेप्ड, अपने को ये सवाल पूछा है। ओके अभी यहाँ पे देखो एवरेज कॉस्ट कर्व और मार्जिनल कॉस्ट कर्व दोनों भी क्या होता है, यू शेप्ड ही होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट वेयर इन कर्व इज यू शेप्ड, ऐसा इन्होंने यहाँ पे सवाल पूछा है। तो ये सवाल एक्चुअली थोड़ा गलत है, क्यों, क्योंकि सर यहाँ पे एवरेज कॉस्ट कर्व और मार्जिनल कॉस्ट कर्व दोनों का भी आंसर क्या होता है, यू शेप्ड होता है। सर किसका नहीं होता है, तो आपका यहाँ पे आंसर आता था एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछने में ऐसे ने थोड़ी गलती कर दी है, क्योंकि यहाँ पे आंसर जो दिया है ना वो आपका फिक्स कॉस्ट कर्व ही दिया है। देखो 100 का ऑप्शन क्या बोला है, ए, तो यहाँ पे क्वेश्चन इन्होंने गलत दे दिया कि आपका जो कौन सा कर्व यू शेप्ड है, इनको पूछना था कौन सा कर्व यू शेप्ड नहीं है, तो आंसर आपका क्या बनता था, एवरेज फिक्स कॉस्ट बन जाता था। तो ये एक अगेन अपने को यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे गलत जो है वो आईसीआई ने दिया है, दो क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो गए, है ना। एक तो 100 क्वेश्चन गलत हुआ है, और पहले मैंने तुमको बोला था दैट इज योर क्वेश्चन नंबर आई थिंक 86, यस क्वेश्चन नंबर 86, ये दो आंसर्स यहाँ पे आईसीआई ने क्या दिए हैं, गलत दिए हैं। ओके तो इंपॉर्टेंटली अपने को ये याद रखने का है, ठीक है। चलो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया है, आप लोगों को सभी क्वेश्चंस के आंसर समझे हैं, तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो के नीचे कमेंट करें आपको जो भी लगा है, जैसा लगा है, राइट। कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए, कुछ और आप चाहिए चाहते हो, कोई रिवीजन वीडियो अगर आप चाहते हो तो बिल्कुल आप वो भी कमेंट करके बता सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलो, जिससे कि आपको आने वाले अगले एमटीपीस का जो नोटिफिकेशन है वो पहले ही मिल जाया करेगा, राइट। ओके मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर।